All right, friends. So let us start. Let us start talking about the international organizations. This is important for your prelims examinations as well as inputs आप जो है मेंस में डाल सकते हैं GS2 पेपर में आपने. Okay. So let us start with a brief introduction of the United Nations organization. So United Nations क्या है? It's an international organization जिसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं. 193 कंट्रीज जो है वर्ल्ड की यहाँ पर है. इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं. सो ऐसे स्टेट्स जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है या डिस्प्यूटेड है, सो वो यहाँ पर किस फॉर्म में आते हैं? ऑब्जर्वर के फॉर्म में आ सकते हैं. उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है, ये किससे बना है? ये आपका मेंबर स्टेट से बना है, जो कंट्रीज होती है उससे बना है. उसके बाद इसमें बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी यहाँ पर आते हैं, वर्क करते हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ. और यूनाइटेड नेशंस के फैमिली में खुद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे. इसका प्राइमरी गोल क्या है? प्राइमरी गोल है इसका इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाना. ओके. अब ये हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सोचा गया था कि हम जो है एक ऐसा कभी वॉर ना हो जो वर्ल्ड वॉर 2 के स्केल पे हो. अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में दे मेड अ लीग ऑफ नेशंस. दे मेड समथिंग नोन एज द लीग ऑफ नेशंस, और इट वाज एन अटर फेलियर. ये क्या था? लीग ऑफ नेशंस आपका अटर फेलियर था. ये इट वाज नॉट एबल टू स्टॉप द वॉर. हुआ क्या, इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है ये एग्जिट करने लगे लीग्स ऑफ नेशन को. और उसके बाद जो है दे स्टार्टेड टू टेक मैटर्स इन देयर ओन हैंड, एंड अब्रप्ट फेलियर जो है हमें देखने को मिला था. एब्जेक्ट फेलियर था लीग ऑफ नेशंस. सो लीग ऑफ नेशंस की गलती ना करे, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने बनाया था. और ये प्रमोट करना चाहता है फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज. और वर्ल्ड वॉर 2 जैसा कोई वॉर या वर्ल्ड वॉर 1 जैसा कोई वॉर जो है ना हो, वो जो है इसका मोटिव है. सो मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इट इज इट्स मेन मोटिव. अभी 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें. यूएन चार्टर जो है, इट्स द यूएन्स फाउंडिंग डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड प्रिंसिपल, जो इसके वर्क को गाइड करता है. हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है. ओके. अच्छा, एक चीज और होती है कि अगर मान लिया ईरान है जैसे, और नॉर्थ कोरिया है ना, तो दोनों दीज आर एनिमी कंट्रीज. ओके. लिबिया है जैसे, वो जब गद्दाफी था तो एनिमी कंट्रीज थी, है ना, यूएसए की. तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? उनके लीडर जो है आराम से जो है न्यूयॉर्क सिटी में जा सकते थे. न्यूयॉर्क सिटी जो है वहां पर जा सकते थे और वहां पर जाके बोल सकते थे, बिकॉज वो इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है. ऑल्दो ये न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है, लेकिन न्यूयॉर्क जो है वहां पर इसको अलग जुरिस्डिक्शन में देखा जाता है. अमेरिका का जुरिस्डिक्शन है क्या? क्या ये न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है तो अमेरिका का जुरिस्डिक्शन नहीं है? ओके. दिस इज नॉट अमेरिकाज जुरिस्डिक्शन. अब यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. क्या क्या 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स है उसको जरा देख लेते हैं. सो यूएनजीए है, दैट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. सो इट इज द मेन डेलिबरेटिव बॉडी. यहाँ पर जो है सारे मेंबर स्टेट्स आते हैं, और ये वन नेशन वन वोट प्रिंसिपल पे चलता है. तो किसी, जैसे इंडिया एक बड़ी कंट्री है और श्रीलंका छोटी कंट्री है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों का जो है वोटिंग डिफरेंट होगा. यहाँ पर वन कंट्री वन वोट. ओके. सो हर कंट्री जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ये इंडिया इतनी छोटी कंट्रीज को इंगेज क्यों कर रहा है, ओके, इंडिया जो मोदी जी है ये होस्ट क्यों कर रहे हैं सम स्मॉल कंट्री इन द अफ्रीका, ओके, सो वो उसके पीछे एक बड़ा रीजन है यूएनजीए में सपोर्ट. ओके. क्योंकि हर कंट्री के पास एक वोट होता है तो हर कंट्री का इंपॉर्टेंस हो जाता है, कोई कंट्री इसी से बड़ा नहीं है. ये यूएनजीए का मेन मोटिव है. देन द सेकेंड प्रिंसिपल ऑर्गन इज द इकोसॉक, दैट इज द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. सो ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है इकोनॉमिक, सोशल और उसका रिलेटेड वर्क ऑफ द यूएन सिस्टम. जो भी उसका इकोनॉमिक वर्क है, जो भी उसका सोशल वर्क है, और इन सबको जो है ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है. फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल विच सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन इन 1994. तो अब ये डिफंक्ट आप कह सकते हो कि ऑर्गन हो चुका है. और व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश? इट वाज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर ट्रस्ट टेरिटरीज
एंड इंश्योर देयर ट्रांजिशन टू सेल्फ गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस। तो आज के डेट में डीकोलोनाइजेशन की जरूरत है। अब तो आई थिंक सारी कंट्रीज मोर और लेस इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं जिनको होना था, है ना। तो अब इसका ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो काम है वो खत्म हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, आईसीजे। ओके, सो इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, और ये क्या करता है, लीगल डिस्प्यूट्स जो है वो सेटल करता है बिटवीन मेंबर स्टेट्स। देन यू हैव द यूएन सेक्रेटेरिएट, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट और सर्विसेज देते हैं दूसरे ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को। सो ऑफिस है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था, ये बहुत सारी कंट्रीज जो है यूएन को पैसा नहीं दे रही थी, तो उसके वजह से इन्होंने अपने ऑफिस के अंदर का जो एस्केलेटर होता है ना, उसको बंद करना पड़ा था। एस्केलेटर जो है, बिकॉज बिजली का बिल बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में उसको बंद करना पड़ा था। दैट वाज इन न्यूज। सिक्योरिटी काउंसिल, सो इट हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। सो हमने कितनी परमानेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात की, टोटल 6 है। उसमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नाउ डिफंक्ट। कौन कौन सा ऑपरेशनल है, यूएनजीए, इकोसॉक, आईसीजे, सेक्रेटेरिएट और सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं विथ आर। यस, सो इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। ये जो आप न्यूज है ना कि परमानेंट यूएनएससी सीट हमने रिजेक्ट कर दी थी, सो एक्चुअली दिस इज नॉट एग्जैक्टली दैट। ओके, एग्जैक्टली दैट जो है वो हम कभी और बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू कवर 100+ ऑर्गेनाइजेशंस। सो यूएनजीए से स्टार्ट करता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये 1945 में यूएन चार्टर के अंडर बना था। ऑब्वियसली इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, एंड इट इज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड ऑफन कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ नेशंस। इसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट ऑफ नेशंस, एज ऑल 193 मेंबर स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे हैव एन इक्वल वोट। इक्वल वोट के प्रिंसिपल पर चलता है ये, किसी का वोट दूसरे से भारी नहीं है। ओके, छोटी कंट्री ब्रुनई जैसी कंट्री जो है, इट हैज इक्वल वोट एज दैट कंपेयर टू चाइना। जो आपका साउथ कोरिया का वोट है, इट इज इक्वल टू दैट ऑफ रशिया। जो आपका टुवालू जैसी कंट्री है, उसका वोट इट इज इक्वल टू दैट ऑफ इंडिया। ओके, सो वन कंट्री वन वोट प्रिंसिपल पे चलता है। ओके, व्हाट इज द की फंक्शन, इट डिस्कसेस एनी मैटर विद इन द स्कोप ऑफ द यूएन चार्टर। जो भी यूएन चार्टर के स्कोप में मैटर है, उसको ये डिस्कस करेगा, और ये रिकमेंडेशंस दे सकता है टू मेंबर स्टेट्स और द सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसा मैटर जो कि ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज अनदर प्रिंसिपल ऑर्गन, हैंडल कर रहा है, उसको ये नहीं छुएगा। ओके, इट इज नॉट गोइंग टू टच एनी मैटर, ओके, विच इज हैंडल्ड बाय द यूएनएससी। ओके, इस अपॉइंटमेंट्स करता है ये यूएनजीए। इट अपॉइंट्स द यूएन सेक्रेटरी जनरल बेस्ड ऑन द recommendations of the UNSC. It elects the non-permanent members of the UNSC. It elects members of the ECOSOC, and it elects judges of the International Court of Justice. Okay, और ये कंसिडर करता है, अप्रूव करता है यूएन के बजट्स को। अब बजट कहाँ से आता है, यूएन यूएन खुद पैसा कमाता है नहीं, इट इज डिपेंडेंट अपॉन कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स। सो इंडिया भी पैसा देता है, यूएस भी पैसा देता है, डिपेंडिंग अपॉन किसकी क्या यू नो औकात क्या है, आप ऐसे कह सकते हो, या किसकी क्षमता क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री, उसके बेसिस पे रहता है। And it admits new members, and it can suspend or expel members as well upon the UNSC recommendations. ठीक है, and it can also discuss and make recommendations on peace and security matters unless it is not in the UNSC consideration. एक और यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन है 1950 का, सो विच अलाउज द यूएनजीए टू एक्ट इफ द यूएनएससी फेल्स। अगर यूएनएससी जो है अपने काम में फेल कर जाता है, सो अकॉर्डिंग टू द 1950 यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, इट कैन हैंडल द मैटर। ओके, इट होल्ड्स रेगुलर एनुअल सेशन विच स्टार्ट्स इन सितंबर। सो ये क्वेश्चन जो है आपका, दिस वाज इनडायरेक्टली आस्क्ड इन द 2022 प्रीलिम्स। याद है, क्रेडेंशियल्स कमिटी का क्वेश्चन आया था उसमें, सो उन्होंने इस क्वेश्चन को उन्होंने पूछा था। ठीक है,
सो 2022 प्रीलिम्स जो है उसमें पूछा गया था ये। सो सेशंस जो होता है इसका, ये आपका रेगुलर एनुअल सेशंस होता है, उसमें सितंबर में स्टार्ट होता है। इट कैन ऑल्सो होल्ड स्पेशल सेशंस एंड इमरजेंसी सेशंस एज वेल, जैसे आपका इंडियन पार्लियामेंट में हम देखते हैं उसी तरीके से इसका भी सेशंस होता है। इट इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट ईच ईयर हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन, और ये रोटेट करता है अमंग द रीजनल ग्रुप्स। और डिसीजन मेकिंग जो है ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, एंड अदर क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी। तो वो आपने देखा न्यूज में आता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। ओके यहाँ मतलब बेसिकली एज इन हर जो ग्रुपिंग है ना, हर ग्रुपिंग से एक कंट्री को आप इलेक्ट करते हो, तो ग्रुपिंग सेम, ग्रुपिंग बेसिकली रहता है। अच्छा ये अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर कि आपने वो देखा है न्यूज में आता है कि इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, या इसराइल का कोई इशू था जिसमें कंडेम करना था इसराइल को, यूक्रेन पे कुछ था तो इंडिया एब्सटेन्ड, ताकि दोनों रशिया और यूक्रेन दोनों से डिस्टेंट मेंटेन कर सके। तो ये वही चीज होती है। ओके यस, तो इसमें तीन चीज हो सकता है जब आप वोटिंग करते हो, या तो यस कर सकते हो, या तो नो कर सकते हो, या आप एब्सटेन कर सकते हो। ओके सो इंडिया जनरली जो है, अगर उसके फेवर में नहीं रहता है कुछ, या अगर वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है किसी मैटर से, तो वो एब्सटेन कर देता है, बिकॉज दिस इज इन लाइन विथ आर न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। जनरली कंसिडर recommendations एंड आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर स्टेट। तो इसके जो रेजोल्यूशंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो recommendations होते हैं, लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके सो द रेजोल्यूशंस जो होते हैं इनके, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर स्टेट्स। इंडिया का रोल क्या है? सो इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड इट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द यूएनजीए डिबेट्स। एंड मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनजीए। सो विजय लक्ष्मी पंडित किसी की सिस्टर थी, अगर आपको याद हो, किसी की, नेहरू जी की, है ना, नेहरू जी की। यस। एंड it advocates for UN reforms including UNSC expansion। तो UNSC expansion हम पढ़ेंगे अभी, G4 क्या होता है, कॉफी क्लब क्या होता है, L.69 nations क्या होता है, we will study। okay so UNGA में कोई डाउट है? I hope so not। UNSC हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस। ओके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी, ओके, काउंसिल। ये भी 1945 में बना था आपका। इट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल, वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। और ये इसका मैंडेट क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हैंडल करना, ताकि कोई वर्ल्ड वॉर जो है वो ना रहे। एंड इट्स डिसीजंस आर लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स। अब यहां देख रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएनजीए एंड यूएनएससी। यूएनजीए जो है आपका, उसका नॉन लीगली बाइंडिंग था, उसके रिकमेंडेशंस थे। और यूएनएससी का क्या है? लीगली बाइंडिंग है। ओके ये क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या है? इट कैन इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फिक्शन। इट कैन रिकमेंड मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग सच डिस्प्यूट्स। उसके साथ साथ ये जो है इन्फोर्समेंट मेजर भी ले सकता है। क्या यूएनजीए इन्फोर्समेंट मेजर ले सकता है? नहीं ले सकता है। वो आपको नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस दे सकता है। ये यूएनएससी के पास पावर है कि इन्फोर्समेंट मेजर ले सकता है। सो इट कैन डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेट टू पीस, ब्रीच ऑफ पीस, एंड इट कैन इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शन, आर्म्स एम्बार्गो, ट्रैवल बैन्स एंड सिवियर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो ये किस टाइप के सिचुएशन में होता है? जैसे अभी सूडान है। अब सूडान में डारफुर करके जगह आपने सुनी होगी, तो वहां पर अभी क्या चल रहा है? सिविल वॉर चल रहा है। वहां पर क्या चल रहा है? सिविल वॉर चल रहा है। तो दो गुट है, एंड बोथ ऑफ देम दे आर डूइंग व्हाट? दे आर डूइंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अब उसमें क्या है कि वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सैंक्शन कर देगा, उस पे उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, उसको बेसिकली उस ग्रुपिंग के अगेंस्ट जो है पीस कीपिंग फोर्सेस, उसको डिप्लॉय करने के लिए कर सकता है। सो ये सारी चीजें हो सकती है। ओके एंड इट कैन ऑथराइज द यूज ऑफ फोर्स, दैट इज मिलिट्री एक्शन, टू मेंटेन और रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ओके
and it recommends the appointment of the Secretary General to the UNGA, and it elect ICJ judges concurrently with the UNGA. So यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फोर्स यूज करने के लिए आपको अलाउ कर सकता है। और अगर मैं अपॉइंटमेंट्स की बात करूं, so it can recommend the appointment of the Secretary General to the UNGA, and it can elect ICJ judge concurrently with the UNGA। ठीक है। It can also recommend the admission of new members, suspend them और expel them from the UNGA। तो UNSC ज्यादा पावरफुल है या UNGA ज्यादा पावरफुल है? अगर मैं इसमें बात करूं तो UNSC इज मोर पावरफुल, एज यू कैन सी। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से आपके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको हम P5 कंट्रीज कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? P5 कंट्रीज कहते हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस आ जाता है। अब रशिया जो है, इट इज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द यूएसएसआर। तो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। ओके। पहले यूएसएसआर हुआ करता था। और यहां पर जो है, आप रशिया को देखते हैं एज अ सक्सेसर स्टेट। ओके। यूके बिकॉज इनिशियली आप ये देखोगे, दीज आर द विक्टर्स, ऑल द 5 आर द विक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। ये सारे 5 कंट्री कौन थे? विक्टर्स थे। ओके। सो इसमें चाइना वॉज अ विक्टर, फ्रांस वॉज द विक्टर, रशिया वॉज द विक्टर, यूके एंड यूएस। सो दे दीज वेर पार्ट ऑफ द एलाइज। ओके। इंडिया जो था यूके के अंडर लड़ा था, सेपरेटली नहीं लड़ा था। ओके। और यहां पर जो है, यस, सो बेसिकली चाइना वॉज नॉट हेयर। इसको क्या किया गया था पहले, जो ये परमानेंट मेंबरशिप था, उसमें किसको रखा गया था? इसमें ताइवान को दिया गया था। ओके। दैट वाज द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके। लेकिन आफ्टर दैट व्हाट हैपन, चाइना और रशिया में लड़ाई हो गई, यूएसएसआर में लड़ाई हो गई थी। तो अमेरिका ने लॉबी करके चाइना जो है उसको रिप्लेस करवा दिया, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट चाइना एंड अमेरिका बोथ वेयर फ्रेंड्स। वाई? बिकॉज उनका कॉमन एनिमी कौन था? उनका कॉमन एनिमी था यूएसएसआर। ओके। सो देर वॉज समथिंग नोन एज द सिनो सोवियत स्प्लिट, जिसमें जो कम्युनिस्ट कैंप था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, माओ वर्सेस यूएसएसआर। माओ कहता था, आई एम द नेक्स्ट ग्रेट लीडर आफ्टर स्टालिन, स्टालिन के डेथ के बाद। और ये जो थे यूएसएसआर वाले, दे यूज्ड टू से नहीं, माओ इज नॉट द लीडर, वी आर द कम्युनिस्ट लीडर्स। ओके। उसके साथ साथ ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनके पास होता है वीटो पावर। ये क्या कर सकते हैं? ये किसी भी डिसीजन को जो है पलट सकते हैं वीटो पावर से। ओके। और उसके साथ साथ ये 5 परमानेंट मेंबर के साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, हु आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली फॉर अ 2 year टर्म, एंड दे कैन नॉट बी इमीडिएटली री इलेक्टेड आफ्टर सर्विंग ए टर्म। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का, अगर हम उसको देखें, तो 5 होता है अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स को मिलता है, एक ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट को मिलता है जो आपका रोमानिया हो गया, बेलारूस हो गया, ये सारी कंट्रीज होती है। 2 मिलता है लैटिन अमेरिका को और कैरेबियन स्टेट्स को। 2 मिलता है वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को, आपका स्पेन, जर्मनी, फ्रांस। ओके। फ्रांस तो ऑलरेडी है, स्पेन, जर्मनी, आपका आयरलैंड, इस टाइप के स्टेट्स। और उसके बाद ये टोटल आपका 5 + 1 + 2 + 2 आपका टोटल हो गया 10। ओके। सो ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका नॉन परमानेंट स्टेट्स में होता है। एंड ईच 5 P5 मेंबर, जो परमानेंट 5 मेंबर्स है, दे होल्ड अ वीटो पावर। ओके। एंड अ नेगेटिव वोट बाय एनी P5 मेंबर ऑन अ सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन प्रिवेंट्स इट्स अडॉप्शन। मतलब यहां पर क्या होता है, मान लिया कि यूएनएससी ने कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया, लेकिन P5 मेंबर में से एक ने अपना वीटो यूज कर दिया। सो क्या होगा उससे? उससे जो है आपका वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। ये आपको यहां पर याद होगा, मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर करना था, इंडिया ने बार बार ट्राई किया, और चाइना ने क्या किया? उसको वीटो कर दिया। वाई? बिकॉज दे सेड की इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑब्वियसली दे वांटेड टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। मसूद अजहर जो है, IC-814 आपको याद होगा, जो हाईजैक हो गया था। यूएनजीए इलेक्ट्स द नॉन परमानेंट मेंबर। ओके। सो अगर सब्सटैंटिव प्रोसीजरल मैटर पे नहीं, लेकिन अगर सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन पे
आप वोट कर देते हो, वीटो कर देते हो, तो नो मैटर कितना ज्यादा है, मान लो कि देर आर 15 मेंबर्स, उसमें से 14 मेंबर यस बोल रहे हैं, अगर एक P5 मेंबर नो कह दे तो वो वीटो हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी अडॉप्टेड। ओके। यूएन पीस कीपिंग आप गूगल कर सकते हो, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन एआई से यूज कर सकते हो आप। ओके, यू कैन गेट अ लिस्ट आराम से। ओके, ऑल राइट। डिसीजंस रिक्वायर 9 अफर्मेटिव वोट्स और सब्सटैंटिव मैटर पे दिस मस्ट इंक्लूड द कॉन्करिंग वोट ऑफ ऑल 5 परमानेंट मेंबर। एब्सटेंशन बाय अ P5 मेंबर इज नॉट कंसिडर्ड अ वीटो और वो आगे बढ़ जाता है। ओके, नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो नहीं होता है, सिर्फ P5 मेंबर्स के पास, द परमानेंट 5 मेंबर्स हैव अ वीटो। Please remember this. The E10, the elected 10 does not have a veto. They are non-permanent. The permanent 5 have a veto. Is it a fair thing? दादागिरी है ऑब्वियसली, इसीलिए यूएनएससी रिफॉर्म चाहिए ना। दादागिरी है इसीलिए यूएनएससी रिफॉर्म चाहिए, जो हम अभी बात करें। इसका प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होता रहता है अमंग द 15 मेंबर, दैट इज P5 + E10। P5 मतलब परमानेंट 5, E10 मतलब इलेक्टेड 10, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंग्लिश नेम। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका जो है अमंग द 15 कंट्री, प्रेसिडेंसी इसकी रोटेट होते रहती है मंथली। सब्सिडियरी बॉडी ये जो है बना सकता है यूएनएससी, जैसे इट एस्टैब्लिशेस कमिटीज लाइक सैंक्शंस कमिटी, जो आईसिस, अलकायदा, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को सैंक्शन कर रहा है। और काउंटर टेररिज्म कमिटी बना सकता है, मिलिट्री स्टाफ कमिटी, पीस कीपिंग ऑपरेशन कमिटी कर सकता है। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर एंड इट हैज सर्व मल्टीपल टर्म्स एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। मोस्ट रिसेंटली कब किया था? 2021 2022 में किया था। एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द G4 नेशंस। अब हम बात करेंगे यूएनएससी रिफॉर्म्स के बारे में। सो यूएनएससी रिफॉर्म्स में ना G4 नेशंस होते हैं। व्हाट आर द G4 नेशंस? दीज आर ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। ये 4 नेशंस होते हैं, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया, जापान। और ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यूएनएससी को रिफॉर्म करने की जरूरत है और इन चारों कंट्री को क्या चाहिए? परमानेंट सीट चाहिए। इनको क्या चाहिए? परमानेंट सीट चाहिए एट द यूएनएससी टेबल। उन्होंने क्या कहा कि ये दादागिरी है, ये जो 5 लोग हैं ना, परमानेंट 5, ये दे डू नॉट रिप्रेजेंट द डायनामिक्स राइट नाउ। आज का डायनामिक्स चेंज हो गया है, इंडिया बहुत ऊपर चला गया है। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि हमें परमानेंट सीट चाहिए एंड दे म्यूचुअली सपोर्ट ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप। इंडिविजुअली होता है। देखिए यहां क्या हो रहा है कि चाइना जो है वो नहीं चाहता है कि जापान आए और इंडिया आए। ओके, चाइना नहीं चाहता है कि जापान आए और इंडिया आए, तो उसने क्या किया? चाइना ने एक कॉफी क्लब, बहुत ध्यान से समझिएगा, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस या कॉफी क्लब नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फंड कर दिया। अब ये जो कॉफी क्लब है, दिस इज बेसिकली अ लार्जर इनफॉर्मल ग्रुप। ओके, ये क्या है? एक लार्ज इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि जिसमें पाकिस्तान, अर्जेंटीना, इस टाइप के कंट्रीज हैं जो कि G4 के दुश्मन हैं। G4 कंट्रीज है ना, जैसे इसमें ब्राजील है ना, तो ब्राजील चाह रहा है कि इसको परमानेंट सीट मिल जाए एज पार्ट ऑफ द G4 नेशन। सो ब्राजील जो है उसको कौन रोकने के लिए खड़ा है? अर्जेंटीना खड़ा है। जापान को रोकने के लिए कौन खड़ा है? साउथ कोरिया खड़ा है एज पार्ट ऑफ द कॉफी क्लब। ओके, इंडिया जो है उसको रोकने के लिए कौन खड़ा है? पाकिस्तान खड़ा है। ओके, सो ये सारी कंट्रीज जो है साथ आके बोल रही है कि हम नहीं चाहते हैं कि G4 नेशंस जो है ये आए। सो प्लीज रिमेंबर, G4 नेशंस आर फॉर द यूएनएससी रिफॉर्म्स। दे वांट परमानेंट सीट्स फॉर देमसेल्व्स, whereas the coffee club, they do not, they oppose the G4 bid and they say कि आप एक्सपेंशन करिए कहां पर? नॉन परमानेंट मेंबरशिप में। मतलब E10 जो है, हमने बात की थी ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P5 वर्सेस E10? P5s आर द परमानेंट 5, E10 आर द इलेक्टेड 10। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं
कि आप इलेक्टेड 10 वालों को बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमानेंट 5 को नॉर्मल रखिए, वही जो जैसा था वैसे रखिए। क्या आपको G4 नेशंस में और कॉफी क्लब में डिफरेंस समझ में आया? सभी को, कोई ऐसा है जिसको डाउट है इसमें? G4 नेशन कह रहा है मैं 4 नेशन हूं, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, हमको परमानेंट सीट चाहिए बिकॉज वी आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग सो मच। हम जो है वर्ल्ड के डायनामिक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेर एज कॉफी क्लब इज सेइंग दैट नो, प्लीज लेट द स्टेटस क्वो बी। मतलब स्टेटस क्वो का मतलब होता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अगर आपको करना है रिफॉर्म्स, सो यू कैन डू द रिफॉर्म्स, बट यू शुड डू द रिफॉर्म्स इन द नॉन परमानेंट मेंबर्स। ओके, ठीक है, ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। एक और ग्रुपिंग है L69 ग्रुप, L.69 ग्रुप। सो L69 ग्रुप इट्स ऑल्सो अ इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्री, और ये भी कह रहे हैं कि कंप्रिहेंसिव रिफॉर्म्स करना चाहिए यूएनएससी में। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसको परमानेंट सीट देना चाहिए, किसको नॉन परमानेंट सीट देना चाहिए। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेंबरशिप जो है इट शुड इंक्लूड ए डाइवर्स रेंज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब अब देखिए, अफ्रीका है क्या परमानेंट P5 सीट्स में? अफ्रीका ही नहीं है। यूरोप के 2 कंट्री आ गए, अफ्रीका ही नहीं है। एंग्लोस्फेयर से 2 कंट्री आ गए, अफ्रीका नहीं है, है ना? सो ये सारी चीज जो है, ये क्या कहते हैं कि हर कॉन्टिनेंट से जो है आपको परमानेंट मेंबर्स रखने चाहिए। और इसको जो है इब्सा ग्रुप, दैट इज इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, वो सपोर्ट कर रहा है। ओके, वही बात है। अब जैसे यूके है, एक समय उसका इंपॉर्टेंस था, आज के डेट में बहुत, आप देख सकते हो इंडिया से भी आधा उसका इकोनॉमी है ना? सो प्लीज रिमेंबर L.69 ये डिस्टिंक्ट है G4 से। ओके, G4 क्या चाह रहा है? परमानेंट सीट चाह रहा है। L69 ब्रॉडर यूएनएससी रिफॉर्म्स चाह रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीज याद रखिएगा। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस समझ में आ गया? कॉफी क्लब, कॉफी क्लब का दूसरा नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। सो यूएनएससी रिफॉर्म में हमने क्या पढ़ा? G4 पढ़ा, L.69 पढ़ा, और U4C दैट इज यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस और कॉफी क्लब। ये सबको समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इकोसॉक पे आ जाते, अनदर प्रिंसिपल ऑर्गन। L69 वापस, L69 देखिए कुछ नहीं है, इट्स अ ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, एशिया एंड पैसिफिक, जो साथ आके ये कह रहे हैं कि यूएनएससी को एक रिफॉर्म की जरूरत है, और ब्रॉड रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्वीपिंग चेंजेस की जरूरत है, बिकॉज इट इज नॉट ए स्ट्रिक्टली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इट इज अ बायस्ड बॉडी। ओके, ये चीज समझ में आ गई? और ये G4 से अलग है। G4 क्या कह रहा है? G4 इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्री, G4 इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्री जो अपने लिए परमानेंट सीट मांग रहा है, दैट इज जापान, ब्राजील, इंडिया एंड जर्मनी। और L69 क्या कह रहा है? ब्रॉड रिफॉर्म्स करिए। और फिर आपका आता है कॉफी क्लब और यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जो कह रहा है कि हमें जो है G4 नहीं चाहिए, जो चल रहा है वैसा चलने दो, अगर रिफॉर्म करना है तो नॉन परमानेंट मेंबरशिप में कर सकते हैं आप। ओके, दैट इज यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस और कॉफी क्लब। क्या ये चीज समझ में आ गई? ओके, वंडरफुल। इकोसॉक की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो ये आपका 1945 में सेम अंडर द यूएन चार्टर प्रिंसिपल ऑर्गन है। न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, और इसका मेन सेशन जो है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में ऑल्टरनेट होते रहता है, न्यूयॉर्क और जिनीवा के बीच में ऑल्टरनेट होते रहता है। एंड इट इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो जो भी यूनाइटेड नेशंस काम करता है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में, वो कहाँ से कोऑर्डिनेट होता है? आपका इकोसॉक से कोऑर्डिनेट होता है। इकोसॉक या इकोसॉक ये काम क्या करता है? इट सर्व एज अ सेंट्रल फोरम फॉर डिस्कसिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। और उसके साथ साथ HLPF, HLPF याद है?
हमने इन्वॉल्वमेंट में पढ़ा था, उसका मैंने हैंडआउट भी आपको दिया हुआ है। सो HLPF जो है इसका 2030 का एजेंडा है। It plays a key role in the follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development through the High Level Political Forum on Sustainable Development, जो कि इकोसॉक के अंडर मिलता है। HLPF जो है आपका किसके अंदर मिलता है? आपका इकोसॉक के अंदर मिलता है। इंडिया जो है उसका फाउंडिंग मेंबर है इकोसॉक का, और बहुत ज्यादा इससे इन्वॉल्व रहता है। हम बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल ऑर्गन की। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन था, जिसमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल डिफंक्ट है 1994 में, बाकी 5 अभी भी है। उसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करेंगे। सो ये चीज याद रखिएगा, कल आई थिंक देयर वाज अ कंफ्यूजन। इंडिया ICJ का पार्ट है बिकॉज दिस इज विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ICC का पार्ट नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, ICC जो है इंडिया उसको डिस्क्रिमिनेटोरी मानता है। ऑल राइट, ओके, ये चीज आपको समझना हो। ठीक है, यस। हाँ, इकोसॉक का जो होता है उसमें भी आपका इलेक्शन होता है। सो वो उसके भी जो मेंबर्स हैं आपके, वो इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम विद इन द यूनाइटेड नेशंस। ओके, ओके। 4 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं बेसिकली। ओके, 4 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स इकोसॉक। तो ICC नहीं, ICJ। ऑलराइट। सो अब हम आते हैं ICJ में। सो ये 1945 में जो चार्टर था यूनाइटेड नेशंस का, वहां से आया था। And it began its activity in 1946, and it replaced the Permanent Court of International Justice, and it is the principal judicial organ of the United Nations। कहां पर है हेडक्वार्टर इसका? पीस पैलेस द हेग में है। कहां पर है? द हेग में है। एंड दिस इज द ओनली वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो कि न्यूयॉर्क में नहीं है। कहां पर है? हेग में है। ओके। और हेग जो है ना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है उसके लिए जो है, यस। सो अगर आप देखोगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मैं बात करूं, अगर मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करूं, वो कहां पर है? दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द हेग। ICC और ICJ जो है ना, दोनों हेग में है। और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी फॉर आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। So, Statute of the ICJ is an integral part of the UN Charter, and all UN member states are ipso facto parties to the ICJ statute। मतलब क्या होता है इसका? बाय द वेरी फैक्ट, आपने अगर UN चार्टर को असेंड किया है, साइन किया है, सो बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट आप जो है ICJ के पार्टिसिपेंट हैं, है ना? And it is composed of 15 independent judges who are elected for 9-year term by the United Nations General Assembly and the UN Security Council, voting simultaneously but separately. Or candidates are nominated by national groups in the Permanent Court of Arbitration. So एक PCAO होता है, that is the Permanent Court of Arbitration। तो वहां से नॉमिनेशन आता है आपका इन जजेस के लिए। ठीक है। सो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है क्या? व्हाट इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? इट्स अ नॉन यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फिर भी अगेन द PCA इज ऑल्सो इन द हेग। ओके, ऑल राइट। और ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, दिस इज नॉट ए मेंबर, ओके, ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नॉन UN है, लेकिन ये क्या करता है? ये बहुत क्लोजली काम करता है। ओके, ये क्या काम करता है? बहुत क्लोजली काम करता है। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ जुडिशियल कोर्ट। ये जो आपका PCA है ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इट इज नॉट अ जुडिशियल कोर्ट। ये क्या करता है? ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है। किसको? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व होती है। और उसमें जो है मैरिटाइम बाउंड्रीज, सॉवरेंटी का कोई इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है,
ये सारी चीजें जो है ये करता है, ठीक है। और इट्स नॉट अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, पीसीए इज अ यूएन ऑब्जर्वर, प्लीज रिमेंबर दिस। बट इट इज वेरी मच, okay, it is very much involved, okay, involved with the United Nations. It is not part of United Nation, but it is very much involved with it, okay। और ये कब बना था? 1899 में बना था, ओके, बहुत पुराना है, ओके। इसका ये जो है ना पीसीए, इट इज वेरी ओल्ड। और 1899 में हुआ क्या था? 1899 में ना हेग में पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द रशियन जार। उस समय जार था। कौन था रशिया में उस समय? रशिया में जार था। तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड को और पीसफुल बनाने के लिए, बिकॉज उस समय फ्रिक्शंस बढ़ रहे थे बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन, सो और पीसफुल बनाने के लिए हेग पीस कन्वेंशन, पीस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी हमें जरूरत है। तो उस समय जो है पीसीए बना था आपका। और ये क्या करता है? बेसिकली हेल्प करता है आपके नॉमिनेशन में, ओके, आपके नॉमिनेशन में टू द आईसीजे, ओके। बिल्कुल आईसीजे में इंडियंस जो है जजेस की तरह आए हैं। Elections are held to ensure representation of the main forms of civilization and principal legal system of the world, and no two judge can be nationals of the same state। मतलब जो जितने भी यहाँ जज होते हैं ना, 15 जज, ये अलग अलग नेशन से आने चाहिए। एंड द जजेस दे डू नॉट रिप्रेजेंट देयर गवर्नमेंट बट एक्ट इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी। और इसका मैंडेट क्या है? ओके, यहां पर इट कैन सेटल एनी काइंड ऑफ कंटेंशुअस केसेस बिटवीन टू स्टेट्स, ओके। ओनली स्टेट्स में बी पार्टी इन कंटेंशुअस केसेस। द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट ऑफ द स्टेट। आपको जो है कंसेंट आपका देना चाहिए, देना पड़ेगा कि आप आईसीजे में अलाउ कर रहे हैं इस केस को जाने के लिए, तभी आईसीजे जो है उस पे काम कर सकता है, ओके। या तो आप एक स्पेशल अग्रीमेंट करेंगे, या एक जुरिस्डिक्शनल क्लॉज डालेंगे किसी ट्रीटी में कि मैं आईसीजे को अलाउ कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आईसीजे को अलाउ कर रहा हूं इस मैटर में। यस, वी अलाउड दैट। इंडिया जो है उसने अलाउ किया हुआ था इस मामले में। और ये एडवाइजरी ओपिनियन भी दे सकता है अपना, विच इज नॉट बाइंडिंग। नीदरलैंड्स में हेग पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो पीसीए बन गया था, इसीलिए वहां पर हुआ था 1899 में। तो नीदरलैंड्स इज अ, यस, अ न्यूट्रल कंट्री ओनली। इट्स अ लोअर लोअर कंट्री, तो इट्स अ न्यूट्रल कंट्री, ओके। सो बेल्जियम, नीदरलैंड्स जो है ना उसको हम क्या कहते हैं? लोअर कंट्रीज कहते हैं। और वो न्यूट्रलिटी के लिए बनाई गई है, ओके। बेल्जियम खासकर, नॉट नीदरलैंड्स, बट बेल्जियम को क्यों बनाया गया है? टू चेक द फ्रेंच एक्सपेंशन आफ्टर नेपोलियन, ओके। सो ये जो कंट्रीज है ना, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और आपके जो बेल्जियम है, दीज आर कॉल्ड द लोअर कंट्रीज एंड दे आर बेसिकली न्यूट्रल, ओके। एडवाइजरी ओपिनियन अगर हम देते हैं, सो ये हम आर्टिकल 143 सिमिलर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां सुप्रीम कोर्ट का रहता है, याद होगा आपको। सो उसी तरीके से जो आपका आईसीजे होता है ना, वो भी एडवाइजरी ओपिनियन अपना देता है। ऑब्वियसली दीज आर नॉट बाइंडिंग, अगेन दीज ओपिनियंस आर कंसल्टेटिव एंड नॉन बाइंडिंग, जैसे आपका होता है सुप्रीम कोर्ट के साथ आर्टिकल 143 इंडिया में, उसी तरीके से आईसीजे करता है। कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच है। अब फ्रेंच क्यों है भाई? इंग्लिश तो समझ में आता है, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। फ्रेंच जो है ना, इट्स अ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ डिप्लोमेसी। इट्स नॉट रिलेटेड टू अफ्रीकन। फ्रेंच जो है ना, इट्स अ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ डिप्लोमैट्स। इट्स अ लिंगुआ फ्रैंका ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का जो है, इट्स द लैंग्वेज विच इज समथिंग इन द अर्लियर डेज। इन द अर्लियर डेज द डिप्लोमैट्स दे यूज टू नो फ्रेंच, ओके। फ्रेंच यूज टू बी द नंबर वन लैंग्वेज अमंग द डिप्लोमैट्स। सो ऐसा कहा जाता है कि जो फ्रेंच है ना, इट्स द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ डिप्लोमेसी, ओके। deliberations आर हेल्ड इन प्राइवेट बट जजमेंट्स आर डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। सो इस चीज को याद रखिएगा, आईसीजे का जो deliberations होता है वो प्राइवेट में होता है, और जजमेंट्स जो है ओपन कोर्ट में दिया जाता है। और जजमेंट्स जो है इसके फाइनल और बाइंडिंग होते हैं ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व। एक बार आपने बोल दिया, एक बार
आपने कह दिया कि मैं अलाउ कर रहा हूं आईसीजे को मेरा केस देखने के लिए, सो वट एवर विल बी द डिसीजन आप उसको मानेंगे। ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, India is a party to the ICJ statute, and India accepted the court's compulsory jurisdiction under the optional clause। और ये कुछ रिजर्वेशन है इंडिया का। इसमें हमने क्या एक्सक्लूड कर दिया है, एनी काइंड ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री के साथ जो हमारा डिस्प्यूट्स होता है, और डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू हॉस्टिलिटी और सेल्फ डिफेंस, हम जो है आईसीजे को अलाउ नहीं करते। बाकी सारे केसेस जो है उसमें हम आईसीजे को अलाउ करते हैं, दैट दे कैन आर्बिट्रेट फॉर अस। ओके, हम बात कर रहे हैं अब यूएनडीपी के बारे में। सो इट्स अ यूएन फंड एंड प्रोग्राम। अब हमारा वो चला गया, हमने प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है यूनाइटेड नेशंस के उसको डिस्कस कर लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ यूएन फंड या प्रोग्राम, दैट इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका फंक्शन क्या होता है? पॉलिसी एडवाइस करना, टेक्निकल सपोर्ट देना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, और कंट्री लेवल पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करना। व्हाट आर द मेजर रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी? उसमें आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर, जो कि 1990 से एनुअली होता है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, जो कि की डायमेंशंस जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और ग्रॉस नेशनल इनकम जो है उसको ये कैलकुलेट कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, द कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग्स क्या है, कितने साल तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपके कंट्री में, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने साल तक लोग जी रहे हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्चुअली में कितना स्कूल जा रहे हैं, और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितना है आपका। एक्सपेक्टेड ईयर्स एज इन की कितने साल तक द किड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन स्कूल्स। अगर वो कम है इसका मतलब कोई मजबूरी रही होगी उस कंट्री में, उस कंट्री में कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि जितने साल बच्चे एक्सपेक्टेड है, एज इन मान लो कि इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर एक्सपेक्टेड स्कूलिंग 18 साल तक है, तो इसका मतलब जितने साल बच्चे स्कूल में रहेंगे उतने साल उनका डेवलपमेंट होता रहेगा, एंड दे विल नॉट बी पुश्ड इनटू वर्किंग। अगर किसी कंट्री में एक्सपेक्टेड है कि बच्चों को सिर्फ 12 साल तक, 13 साल तक पढ़ना है, इट मींस दे विल बी एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड वेरी अर्ली ऑन। सो इसीलिए एक्सपेक्टेड जो ईयर्स है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड ईयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितना साल बच्चे स्कूल के अंदर रहेंगे, दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, हमारा वही है, 12th तक है ना। इट इज द एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी यूएनडीपी लाता है, विच मेजर्स द जेंडर इनइक्वालिटी इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, और मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो है, ये किसके साथ इसने डेवलप किया है? ऑक्सफोर्ड पोवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई के साथ में। मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो है ओपीएचआई प्लस यूएनडीपी, दिस कैप्चर्स एक्यूट पोवर्टी अक्रॉस हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। 1972 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था फॉलोइंग द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था। उसमें एक ही प्राइम मिनिस्टर गई थी, बाकी दूसरे स्टेट्स के जो थे फॉरेन मिनिस्टर्स, एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स और डिप्लोमेट्स थे, और उनका नाम था इंदिरा गांधी। सो इंदिरा गांधी वाज ऑन अ स्टेट विजिट ऑफ स्वीडन, तो शी पार्टिसिपेटेड इन दिस। और ये इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है यूएनईपी का? नायरोबी में है, कीनिया में। अगर आप आईएफएस बनते हैं, फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हैं, और आपकी कीनिया में पोस्टिंग होती है, तो वहां के हाई कमीशन के साथ साथ आपको यूएनईपी का भी काम देखने के लिए मिल सकता है। सो इट इज द फर्स्ट मेजर यूएन बॉडी विच वॉज हेडक्वार्टर्ड इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? ग्लोबल साउथ का मतलब होता है बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, क्योंकि जो मेजर कंट्रीज आप अगर देखोगे, सो दे आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो सारी कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, है ना। तो ये क्या है? इट्स अ यूएन प्रोग्राम, और प्राइमरीली वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो है उसके थ्रू इसकी फंडिंग होती है। इसका फंक्शन क्या है? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, असेसमेंट,
पॉलिसी डेवलपमेंट, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ऑन इन्वायरमेंटल मैटर्स, promoting environmental laws, and it also hosts secretariat for several multilateral environmental agreements. तो secretarial assistance provide करता है, मतलब जो है ऑफिस देना, रूम देना, उसके साथ जो सैलरीज होती है लोगों की, वो भरना बहुत सारे ट्रीटीज के लिए, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि कंटिन्यूअस रहे, मॉनिटरिंग चलती रहे। इसके यूएनईपी के मेजर रिपोर्ट्स क्या क्या है उसको अगर देखेंगे, सो उसमें क्या है, एमिशन गैप रिपोर्ट है, एंड दिस असेस द गैप बिटवीन एंटिसिपेटेड एमिशन एंड द लेवल विच आर कंसिस्टेंट विद द क्लाइमेट गोल्स। देन ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, जीईओ, एंड देन अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो एक तरीके से आप याद रख सकते हो, गैप अगर है, ओके, अडेप्टेशन गैप, एमिशन गैप, सो इट इज फ्रॉम द यूएनईपी। और किस किस सेक्रेटेरिएट को ये देता है, किस किस कन्वेंशंस को ये सेक्रेटेरियल सर्विस देता है। सीबीडी को देता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये आपको याद होगा, रियो अर्थ समिट से 1992 से आया है। साइट्स को देता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। बेजल कन्वेंशन ऑफ हजार्डस वेस्ट को देता है। रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ हजार्डस केमिकल्स को देता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को देता है। तो याद है, तीन सिस्टर्स थी of the chemical conventions, Rotterdam, Basel and your Stockholm. Then Minamata Convention मर्क्यूरी को देता है। वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर से रिलेटेड है उसको देता है, ठीक है। अदर इनिशिएटिव में सो इसने आईपीसीसी बनाया है, किसके साथ, डब्ल्यूएमओ के साथ, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने क्या आईपीसीसी बनाया। आईपीसीसी का काम क्या है, आईपीसीसी का सिर्फ एक ही काम है, रिसर्च करना, ओके। ये जो है अपना रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, ओके। इसके रिसर्च रिपोर्ट्स को क्या कहते हैं, एनी आइडिया? इसके जो रिसर्च रिपोर्ट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? अभी कुछ सिक्स्थ रिपोर्ट चल रहा है आईपीसीसी का, वी हैव डिस्कस दिस इन क्लास, एनी आइडिया? सिंथेसिस एंड असेसमेंट रिपोर्ट, यस। सो आईपीसीसी के जो रिपोर्ट्स है उसके सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट जो है 2021 से 23 के बीच में, उसका क्या चल रहा है, सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, AR6 जिसको कहते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट सिक्स्थ। तो ये जो है एक असेसमेंट रिपोर्ट है ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके। ये क्या करता है, क्लाइमेट चेंज पे जो है रिपोर्ट अपना पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और इसके जो है तीन वर्किंग ग्रुप होते हैं आईपीसीसी के, देर आर 3 वर्किंग ग्रुप, और इन तीनों वर्किंग ग्रुप का जो काम होता है ना, अलग अलग बांट दिया गया है कि तुम भाई फिजिकल साइंस के बेसिस पे क्लाइमेट चेंज देखना, तुम इम्पैक्ट और अडेप्टेशन पे देखो, और तीसरे वाले को बोल दिया गया है कि मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं। और तीनों वर्किंग ग्रुप जो है ना, उसका रिपोर्ट आता है समथिंग नोन एज सिंथेसिस रिपोर्ट ऑफ द 3 वर्किंग ग्रुप। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस रिपोर्ट का मतलब होता है जो आईपीसीसी के 3 ग्रुप्स है ना, जिनको अलग अलग काम दिया गया है, एक कॉज बताएगा, एक उसके वजह से क्या हो रहा है वो बताएगा, और तीसरा वाला बोलेगा इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं, इसको हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो तीनों का जो है वर्किंग, उसको हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों हम इसको सिंथेसिस रिपोर्ट कह रहे हैं? इसको हम सिंथेसाइज कर दे रहे हैं एक जगह पे, इसीलिए आईपीसीसी का सिंथेसिस रिपोर्ट हो गया। तो ये याद रखिएगा, आईपीसीसी किसके साथ है, डब्ल्यूएमओ प्लस यूएनईपी। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, मतलब करंट अफेयर्स में तो कुछ और है। एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जामिनर ना, अब वो कुछ दूसरी चीजें पढ़ रहा है। अब जैसे यूएनओपीएस जो है, उसका S3I इनिशिएटिव था। यूएनओपीएस जो है ना, नहीं मेंस की तो मैं बात नहीं कर रहा, मेंस ठीक है, मेंस इंपॉर्टेंट है, मेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स पे ध्यान दे रहे हैं, 50 दिन बाकी। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि द एग्जामिनर हैज गॉन फ्रॉम द करंट अफेयर्स टू स्टैटिक, ओके। वो अब करंट अफेयर्स पे नहीं है, इसीलिए आप अगर देख रहे हैं, सो विजन का जो आपका PT 365 है, ऑल्दो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, उससे नहीं आ रहा है, ओके। उससे जो है नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली उसको 116 117 कट ऑफ नहीं देना है।
तो इसलिए जो है हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें स्टैटिक तो हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम करंट पढ़ रहे हैं और पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, तब जाके आप करिएगा। 2023 में जब यूएनओपीएस S3I का क्वेश्चन आया था, कहीं नहीं लिखा हुआ था, नॉट ए सिंगल करंट अफेयर्स बुकलेट हैड द S3I इनिशिएटिव, लेकिन वो क्वेश्चन आ गया था, है ना। सो इसलिए जो है आपको इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यूनिसेफ के बारे में हम बात करते हैं। सो यूनिसेफ जो है 1946 में इसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के तौर पे लाया गया था। कहां पर? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर्स। और ये क्या करता है? अपहोल्ड करता है राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, फोकसिंग ऑन द सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड द पार्टिसिपेशन। और ये सीआरसी कन्वेंशन से गाइडेड है। सो व्हाट इज द सीआरसी? इट इज द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ओके। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन, उनको फुलफिल करना है इसको। और मेजर रिपोर्ट क्या है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन। सो दिस इज द फ्लैगशिप एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूनिसेफ। ओके, ये याद रखिएगा। हम बात करते हैं यूएनएचसीआर के बारे में, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी। सो ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, माइग्रेशन पे 2023 में क्वेश्चन आया था। सो 1950 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक यूएन प्रोग्राम है जस्ट लाइक योर यूनिसेफ, and it leads international action to protect refugees. Now, who are the refugees? These are the people forced to flee their country due to persecution, war or violence. असाइलम सीकर्स को ये प्रोटेक्ट करता है। असाइलम सीकर कौन होते हैं? दे बेसिकली से कि मैं अगर अपनी ओरिजिनल कंट्री में जाऊंगा सो आई विल बी परसिक्यूटेड। ओके, रोहिंग्यास कैन बी रेफ्यूजीज। ओके, रोहिंग्यास जो है दे कैन बी कॉल्ड एज रेफ्यूजीज। इसीलिए आप देख रहे हैं राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी। ये जो हरदीप सिंह पुरी का एक ट्वीट बड़ा वायरल हुआ था जिसमें कहते राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी दे रहे हैं हम इनको। तो लोगों में बड़ा आक्रोश था। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री के जो पुअर है उनको कुछ नहीं मिल रहा है और आप रोहिंग्यास को दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्या रोहिंग्या से हमें प्यार है? नहीं, रोहिंग्या से प्यार नहीं है। रोहिंग्या से हमें नहीं प्यार है। हम यूएनएचसीआर का कमिटमेंट खत्म कर रहे हैं। यूएनएचसीआर का कमिटमेंट हम पूरा कर रहे हैं। ओके। अब वो आ गए हैं ना, कंट्री में हमारे आ गए हैं एज रेफ्यूजीज। इलीगल माइग्रेंट और रेफ्यूजीज में डिफरेंस होता है। इलीगल माइग्रेंट्स आर हेयर फॉर इकोनॉमिक पर्पस। रेफ्यूजीज आर हेयर बिकॉज उनकी कंट्री से उनको भगा दिया गया है। सो देर इज अ डिफरेंस। ओके। एंड दे मे ऑल्सो असिस्ट इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन इन स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब एग्जाम्पल क्या है? कश्मीरी पंडित है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। कश्मीरी पंडित, ये क्वेश्चन आया था इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन 2023 में। दिस वाज अ स्टेटमेंट विच वाज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। वो जो ग्लोबल माइग्रेशन पैक्ट था, याद है? ग्लोबल माइग्रेशन पैक्ट, माइग्रेशन वाला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या लिखा हुआ? मे ऑल्सो असिस्ट। देखिए, आपको मैं गैस लाइट नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि यहां से पता चल जाता आंसर क्या है। ऑब्वियसली वो क्वेश्चन को देख के ऐसा ही लग रहा था कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक्चुअली में आप देख रहे हैं कहां से एग्जामिनर उठा रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर द एग्जामिनर इज पिकिंग अप द ऑप्शंस, यू कैन सी, है ना। सो ये दे कैन ऑल्सो असिस्ट इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। मान लो कि एक प्रोविंस है, जैसे आपका एग्जांपल मैं दे देता हूं, इथियोपिया। इथियोपिया में कौन सा रीजन अभी कंटेंचुअस है? एनी आइडिया? टिग्रे। टिग्रे है कि नहीं? है ना। तो वहां से जो है अगर लोग जा रहे हैं किसी दूसरे प्रोविंस में चले गए बिकॉज उसमें प्रॉब्लम है। कश्मीरी पंडित इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। अभी मणिपुर में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, जिसमें आपके कुकी और मैतीज जो हैं दे कैन बी इंटरनली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो उनको भी जो है हेल्प कर सकता है। इनका की फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, इमरजेंसी असिस्टेंस जिसमें शेल्टर, वाटर, हेल्थ केयर होता है, एडवोकेट फॉर रेफ्यूजी राइट्स, एंड दे सीक ड्यूरेबल सॉल्यूशंस। एसोसिएटेड कन्वेंशन क्या है इनका? दो कन्वेंशन है, एक है 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और एक है उसका 1967 प्रोटोकॉल। कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल समझते हैं आप लोग? कन्वेंशन से अपग्रेड होता है, देन यू हैव द प्रोटोकॉल, अगर आपको याद होगा, है ना।
लंदन कन्वेंशन याद है? लंदन कन्वेंशन से 1972 में आया, उसके बाद वो फिर जो आपके सी से रिलेटेड था, फिर वो लंदन प्रोटोकॉल बन गया है ना। सो दीज डिफाइन द रेफ्यूजी स्टेटस एंड आउटलाइन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 का प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है? रेफ्यूजी की स्टेटस को बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यू पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका की प्रिंसिपल क्या है? नॉन रिफ्यूलमेंट का मतलब, ये अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव रेड द पीवाईक्यू ऑफ 2023 प्रीलिम्स। इसका मतलब है इट प्रोहिबिट्स रिटर्निंग द रेफ्यूजीज टू टेरिटरीज वेयर देयर लाइव्स फ्रीडम्स वुड बी थ्रेटेंड। दे कैन नॉट बी सेंट बैक। अगर रोहिंग्याज इंडिया में आ गए हैं और आप उसको क्या म्यांमार भेज सकते हैं वापस पकड़ पकड़ के? अगर वो बांग्लादेश आ गए हैं तो क्या आप उनको भेज सकते हैं? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट। नॉन रिफ्यूलमेंट का पॉलिसी जो है वो ये डिक्टेट करता, आप नहीं भेज सकते। दिस इज वाई द गवर्नमेंट इज हैविंग सच अ हार्ड टाइम। कैसे बताएं लोगों को? लोग तो यही कह रहे हैं ना कि मोदी रोहिंग्या प्रेमी है, मोदी इज अ रोहिंग्या प्रेमी, बट मोदी जी कैसे बताएंगे कि भाई हम जो है यूएनएचसीआर जो है उसके अंदर नहीं भेज सकते, नॉन रिफ्यूलमेंट है, वी हैव टू टेक देम इन। ओके, मे बी दिस इज आवर बैड लक, मे बी दिस इज आवर बैड लक, बट दिस इज समथिंग, ओके, दिस इज समथिंग दैट इज देयर। ओके, मेजर रिपोर्ट्स में ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट ये करता है, दिस इज द एनुअल स्टैटिस्टिक्स ऑन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट। और अब जो है इंडिया इट होस्ट ए लार्ज पॉपुलेशन टिबेटन, श्रीलंकन, रोहिंग्यास एंड बट इट इज नॉट ए सिग्नेटरी टू द 1951 कन्वेंशन और द 1967 प्रोटोकॉल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी, वी आर नॉट, वी डील विथ यूएनएचसीआर, we cooperate with UNHCR on a case by case basis। हम जो है ना केस बाय केस बेसिस पे हम लोग उनसे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन बैक आउट, बट डू यू थिंक दैट दिस विल बी वेरी गुड फॉर आवर इंटरनेशनल इमेज? ओके, ऑब्वियसली इंटरनेशनल इमेज जो है उसके लिए नहीं होगा ये अच्छा। बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। सो ये रोम में है, और यहाँ पर जो है रोम में फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका की फंक्शन क्या है? इमरजेंसी फूड रिलीफ देना, न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाना मदर्स चिल्ड्रन के लिए, और उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करना। 2020 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। 2020 में जो है इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। और इंडिया जो है इट हैज ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ मेजर रिसिपिएंट ऑफ द डब्ल्यूएफपी टू अ मेजर डोनर। हम जो है अब डोनेट करते हैं रादर देन, पहले जो था हम भीख मांगते थे, अब जो है हम डोनेट करते हैं। ठीक है, यूएनएफपीए पे आते हैं, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बारे में हम बात करते हैं। सो ये 1969 में बना था, इट्स आल्सो अ यूएन फंड, और ये यूएन का सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। ठीक है, इट एम्स टू डिलीवर अ वर्ल्ड वेयर every pregnancy is wanted, every childbirth is safe, and every young person's potential is fulfilled। एंड इट फोकसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी। और इसका मेजर रिपोर्ट क्या है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। सो यूएनएफपीए का है, ये याद रखिएगा क्या? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। हम बात करते हैं यूएनसीटीएडी के बारे में, दैट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो ये आपका एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है एज पार्ट ऑफ द यूएन सेक्रेटेरिएट। इट हेल्प्स द डेवलपिंग कंट्री, स्पेशली द एलडीसीज। तो डेवलपिंग कंट्री में भी ना दो टाइप के कंट्री हैं, एक है डेवलपिंग कंट्री और एक है एलडीसी। एलडीसी कहाँ सुना है आपने? क्योटो प्रोटोकॉल में सुना है? एनेक्स वन, एनेक्स टू कंट्रीज, एनेक्स ए, एंड देन एलडीसी कंट्रीज। यस, सो एलडीसी लीस्ट डेवलप कंट्रीज, मतलब साउथ सुडान टाइप्स। ओके, साउथ सुडान टाइप की कंट्रीज। ओके, मेजर रिपोर्ट्स में इसका ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। तो ये मेजर रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है यूएनसीटीएडी का, ये याद रखिएगा। एलडीसी रिपोर्ट करता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज वेरी ट्रिकी भाई। आपको लगेगा वर्ल्ड बैंक कर रहा है या आईएमएफ कर रहा है, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है
दैट यू कैन थिंक दैट इट इज समथिंग विच इज जनरेटेड बाय सम बैंक, लेकिन ये कौन कर रहा है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूएनसीटीएडी कर रहा है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हम बात करते हैं ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के बारे में, OHCHR। सो ये 1993 में पोस्ट वियना वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स बना था। इट इज पार्ट ऑफ द यूएन सेक्रेटेरिएट ओनली एज अ डिपार्टमेंट। और इसका मैंडेट क्या है? It's the principal UN entity which is responsible for promoting and protecting all the human rights for all people। और ये क्या करता है? ये जो है आपका UNHCR वगैरह के साथ में काम करता है, कोलैबोरेट करता है, सपोर्ट करता है। ओके। और ये सपोर्ट करता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल को। व्हाट इज ह्यूमन राइट्स काउंसिल? इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूएन सिस्टम, एंड इट इज द HRC इज अ सब्सिडियरी टू द UNGA। ओके। और ये क्या करता है? यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करता है, किस चीज का? अबाउट द ह्यूमन राइट्स इश्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड। हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR। ओरिजिनली इसका नाम था ISDR, दैट इज द इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। और ये जो है क्या करता है? सेंडाई फ्रेमवर्क जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए काम करता है। सो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो इट इज रिप्लेसिंग व्हाट? इट इज रिप्लेसिंग द योगो फ्रेमवर्क। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंडाई क्यों? वाई सेंडाई? देखिए जापान में बहुत अर्थक्वेक आते हैं, है ना। सेंडाई इज अ प्लेस इन जापान। सो जापान में बहुत ज्यादा आपके अर्थक्वेक आते हैं, तो इसीलिए वहां से नाम लिया गया है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? इट्स एन अग्रीमेंट विच इज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डिजास्टर को कम कर रहे हैं। हम जो है क्या कर रहे हैं? डिजास्टर को कम कर रहे हैं। ओके। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के पहले एक और डिजास्टर वाला फ्रेमवर्क था। वो क्या था? वो था आपका योगो। ये चीज याद रखिएगा। सेंडाई वाज अ PYQ इन 2024। क्वेश्चन था 2024 मेंस में, GS3 में। ओके। सो इसमें जो है सेंडाई फ्रेमवर्क में, इसमें हम सब्सटैंशियली डिजास्टर और रिस्क को हम कम करेंगे, लॉसेस को कम करना चाह रहे हैं। 7 ग्लोबल टारगेट है और 4 प्रायोरिटीज है एक्शन के लिए। अब हम आ जाते हैं यूएन हैबिटेट में। आई थिंक यूएन हैबिटेट वाज आल्सो अ PYQ इन 2021। ओके। सो 2021 या इसी समय था, है ना। सो ये क्या कर रहा है? इट इज प्रोमोटिंग सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। ओके। एंड इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो ये जो यूएन हैबिटेट है, ये किसके साथ काम कर रहा है? अगर इंडिया में बात करें तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो है उनके साथ काम कर रहा है ये। ओके। मतलब उनके लिए काम कर रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को ऑथराइज कराने के लिए। ओके। सो ये जो है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नाइरोबी में है। ओके। प्राइमरीली थ्रू वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन इसके पैसे आते हैं। इसका की फोकस रिपोर्ट जो है, इसमें न्यू अर्बन एजेंडा उसको इम्प्लीमेंट करना, और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जो है, जो कि एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है इसका। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट इज अ फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ यूएन हैबिटेट। इसको याद रखिएगा। व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि टेलीग्राम में जो है आपसे क्वेश्चंस पूछ पूछ के मैं आपको रिपोर्ट्स जो है याद करवा दूंगा। ओके। और ये SDG 11 को सपोर्ट करता है, विच इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एंड इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस द वर्ल्ड अर्बन फोरम। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड अर्बन फोरम जो है उसको ये ऑर्गेनाइज करवाता है। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं UNODC पे। UNODC एंड UNTOC आर PYQ। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो UNODC जो है, इट असिस्ट मेंबर स्टेट्स इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इलिसिट ड्रग्स, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। मतलब एक जगह से, जैसे डी कंपनी, वो क्या कर रहे हैं? इंडिया में भी है, दुबई में भी है, पाकिस्तान में भी है, और 3-4 जगह और है ना। तो ट्रांसनेशनल हो गया। ओके। उसके साथ साथ वो अपना कनाडा वगैरह में भी फैला हुआ है। करप्शन, टेररिज्म, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, प्रमोट क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म। उसके बाद जो है ये जो है 1997 में स्टैब्लिश हुआ था।
and it was established by the merger of previous drug control and crime prevention bodies, and it is guardians of the UNTOC, United Nations Convention Against Drug Transnational or an Organized Crime. UNTOC is a PYQ. UNCAC is a PYQ on corruption. तो UNODC जो है, दैट इज UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये क्या करता है, यूएन कन्वेंशंस जो है UNTOC एंड UNCAC, इनको जो है आपका गार्ड करता है या इनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन यू कैन राइट इट डाउन, इवन यू कैन राइट इट डाउन. UNTOC एंड UNCAC आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर PYQs. याद है यूपीएससी ने क्या किया था, स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया था. UNTOC का और UNCAC का स्टेटमेंट्स इंटरचेंज था. ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश करता है, एंड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्संस उसको जो है ये पब्लिश करता है. हम बात करते हैं UNTOC के बारे में. ओके, कैन बी डन, कैन बी डन, यू कैन मेक अ लिस्ट फॉर द रिपोर्ट्स एज वेल. सो UNTOC के हम बारे में बात करते हैं. सो इसको हम पैलेर्मो कन्वेंशन भी कहते हैं. सो पैलेर्मो कहां पर है, वेयर इज पैलेर्मो लोकेटेड, इट्स लोकेटेड इन यूरोप. ओके, इट्स एन आइलैंड. पैलेर्मो जो है इट्स एन आइलैंड. सिसिली जो है इटली में, सिसिली सिसिलियन आइलैंड पे आपका ये लोकेटेड है. और पैलेर्मो कन्वेंशन ये थोड़ा सा फनी है. क्यों फनी है, कोई बता सकता है? पैलेर्मो कन्वेंशन में इट्स अ कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, बिकॉज सिसिली इटली में सिसिलियन माफिया सुना है, गॉडफादर, सिसिलियन माफिया है ना, गॉडफादर वहीं से आता है. ठीक है. सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम आपका पैलेर्मो कन्वेंशन भी कहते हैं, एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द UNGA इन 2000. और ये जो है 2003 में फोर्स में आया था. उसके बाद जो है ओके लीगली बाइंडिंग है. प्लीज रिमेंबर दिस, इट्स अ मल्टीलैटरल ट्रीटी एंड इट हैज अचीव्ड यूनिवर्सल अध्यरेंस. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करना, टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, एक्स्ट्राडिशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन. एक्स्ट्राडिशन क्या होता है दोस्त, अगर मैं कोई क्राइम करके यहां से भाग जाऊं और मैं चला जाऊं लेट्स से दुबई, तो दुबई अगर मुझे इंडिया वापस भेज देगा टू फेस द जस्टिस, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्राडिशन. ओके, सो ये एक्स्ट्राडिशन जो है कैसे होती है, ट्रीटीज के थ्रू होती है. अगर आपका किसी कंट्री के साथ ट्रीटी है, सो उसमें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हम कहते हैं, जिससे आप जो है एक्स्ट्राडाइट कर देते हैं लोगों को. यस, वेरी गुड एग्जांपल, अमेरिका कोलंबिया का, जिसमें पाब्लो एस्कोबार और जो मेडिजीन कार्टेल था उसके लोगों को उन्होंने पकड़ पकड़ के अमेरिका भेजा, एंड दे आर सर्विंग एज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इन अमेरिकन जेल्स. ओके, सो हमने अबू सालेम जो है उसको पोर्चुगल से हम लेके आए थे, है ना, उसको हम लोग यहाँ पर मुंबई लेके आए थे. उसके बाद हम जो है बांग्लादेश से बहुत सारे टेररिस्ट जो है उनको पकड़ के लाए थे. सो डिपेंड करता है किस कंट्री के साथ आपका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगा. UNTOC क्या कर रहा है, एक ग्लोबल अग्रीमेंट बना रहा है रिलेटेड टू ट्रांसनेशनल क्राइम, जिसमें हेल्प कर सकेगा एक्स्ट्राडिशन में बिटवीन कंट्रीज. ओके, and it also requires state parties to criminalize key offenses which are associated with organized crimes. इसमें इसका स्कोप और प्रोविजन में अगर हम देखें, so it requires state parties to establish as criminal offenses participation in an organized criminal group. Organized crime क्या होता है, unorganized crime क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है मैं चाकू लेके घूम रहा हूं, है ना, और मैंने बोला चल पैसे निकाल, और लेकिन मैं किसी के साथ काम नहीं कर रहा. सो दिस इज अनऑर्गेनाइज क्राइम. ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, मैं चाकू लेके घूम रहा हूं, मेरे दोस्त 5 चाकू लेके घूम रहे हैं, एंड वी आर रिपोर्टिंग टू सम पर्सन. ओके, एंड दैट पर्सन इज रिपोर्टिंग टू सम पर्सन. सो दिस इज ऑर्गेनाइज क्राइम, एंड ऑर्गेनाइज क्राइम इज मच मोर डेडली. दाऊद कंपनी, डी कंपनी, दैट वाज द ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप. ओके, देन लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ मनी, तो इंडिया करता है PMLA से, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, है ना. देन करप्शन, सो ये जो है इट स्पेसिफिकली एक्टिव और पैसिव ब्राइबरी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल व्हेन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज क्राइम.
अब जैसे डी कंपनी वाले 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए पुलिस वालों को खिलाते थे ताकि वो उनके एरिया में ना जाए, है ना, एंड दे कैन कंटिन्यू। तो इसको कम करने के लिए है। और ये जो है कौन कवर कर रहा है? यूएनसीएसी ज्यादा बेटर कवर कर रहा है। यूएनसीएसी जो है वो ज्यादा बेटर कर रहा है, तो ये याद रखिएगा, यूएनटीओसी एंड यूएनसीएसी बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। बोथ आर डूइंग व्हाट? बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस ये भी है। ओके। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसनेशनल नेचर की। सो दिस अप्लाइज व्हेन द ऑफेंस इज ट्रांसनेशनल इन नेचर, दैट इज कमिटेड इन मोर देन वन स्टेट, कमिटेड इन वन स्टेट बट सब्सटैंशियल प्रिपरेशन कहीं और। जैसे इंडिया में क्राइम हो रहा है, प्लानिंग इसकी नेपाल में चल रही है। ओके, समथिंग लाइक दिस। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्राडिशन कर रहे हैं। इट ऑब्लाइजेस द स्टेट टू एक्स्ट्राडाइट द ऑफेंडर्स फॉर यूएनटीओसी कवर्ड ऑफेंसेस, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, इस टाइप्स। और इसमें विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन जो है उसका भी दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। और ये जो है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करता है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यूएनटीओसी जो है, प्लीज लिसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनटीओसी जो है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप को अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ 3+ पर्सन existing for a period acting concertedly to commit serious crime for financial और material benefit। मतलब क्या हुआ? 3 से ज्यादा अगर लोग आ गए, 3+ पर्सन हो गए, सो इट कैन बी सेट टू बी ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अगर आप जो है फाइनेंशियल और मटेरियल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। सीरियस क्राइम को क्या कह रहा है ये? कंडक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल बाई इम्प्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 4 साल। 4 इयर्स का अगर एटलीस्ट आप ऐसा काम कर रहे हैं तो वो सीरियस ऑफेंस में काउंट होगा, जिसमें 4 साल की सजा है। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, सो दिस इज अ पीवाईक्यू, ये यूपीएससी ने पूछा था आपसे। सो इसमें सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल क्या है यूएनटीओसी का? इट इज द प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। इसीलिए ना इसको यूएनटीओसी को आया, लेके आया है, ताकि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन बन पाए। ओके। सो यहां पर जो है, ओके, यहां पर जो है, नहीं, 4 ईयर इम्प्रिजनमेंट दैट इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन ना, अगर आप यूएनटीओसी को कर रहे हो, है। सो ट्रैफिकिंग प्रोटोकॉल या पैलेर्मो प्रोटोकॉल आ जाता है। फिर एक माइग्रेंट प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी एंड एयर, ये याद है किसी को? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट था यूपीएससी में। ओके। देन प्रोटोकॉल अगेंस्ट द इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग इन फायर आर्म्स, देयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एंड अम्यूनिशन, ये फायर आर्म्स प्रोटोकॉल। 3 प्रोटोकॉल हमने क्या क्या बात किया? ट्रैफिकिंग, एंटी ट्रैफिकिंग प्रोटोकॉल, माइग्रेंट्स प्रोटोकॉल और फायर आर्म्स प्रोटोकॉल, ठीक है। And state must be party to the convention to become party to any of the protocol. India जो है, it is part of all the 3 protocol and it has ratified the convention. अगर ratify किया तो समझ में आया? I think Gauri's question has been answered. अगर इंडिया ratify कर देगा, अगर इंडिया ratify कर देगा तो would we be obligated to include the UNTOC things in our national laws, जैसे हमने अभी WPA को किया था 2022 में, ताकि हम साइट्स के लिए बाइंडिंग हो जाए, है ना। वंस यू रेटिफाई, ओके, यस, ऑब्वियसली वंस यू रेटिफाई यू हैव टू इनकलकेट दोस कंपोनेंट्स इन योर लॉस। आप रेटिफाई कर देते मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे जो लॉज है ना उसमें ये पॉइंट्स रहेंगे, बिकॉज आई हैव नाउ साइन दिस। मेरा प्राइम मिनिस्टर गया था या मेरा कोई मिनिस्टर गया था, उसने साइन किया है। अगर वो साइन करेगा तो उसने इनिशियल सहमति दी है, ही हैज गिवन द इनिशियल गो अहेड। अब मैं रेटिफाई कर दूंगा, सो आई विल इंक्लूड ऑल दीज पॉइंट्स। तो यूएनटीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनसीएसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ओके, पीवाईक्यू है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 इसके प्रोटोकॉल्स याद रखिएगा, माइग्रेंट प्रोटोकॉल, फायर आर्म्स प्रोटोकॉल और पैलेर्मो या ट्रैफिकिंग प्रोटोकॉल। ओके। हम बात करते एक करंट अफेयर्स है, यूएनआरडब्ल्यूए। इसकी फंडिंग अभी रोक दी गई थी। हुआ क्या था दैट इस पे इनके जो वॉलंटियर्स थे और इनके जो एम्प्लॉयज थे यूएनआरडब्ल्यूए के, उन पे ऐसा कहा जा रहा था कि ये फंडिंग डाइवर्ट कर रहे हैं हमास को। दे वर डाइवर्टिंग द फंड्स टू हूम? दे वर डाइवर्टिंग द फंड्स टू हमास। ओके।
तो ये यूएनआरडब्ल्यूए जो है, दिस इज यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। दैट इज यूएनआरडब्ल्यूए। ये क्या करता है? डायरेक्ट रिलीफ जो है किधर देता है? गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक में। ये जॉर्डन, लेबनान, सीरिया में क्या कर रहा है? जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में यहाँ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज है। यहाँ पर जो है पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज हैं। अगर आप इसराइल का मैप देखिएगा, इस तरीके का इसराइल का मैप है, ऐसे डायमंड के शेप में। सो यहाँ पर क्या है? आपका गाजा स्ट्रिप है, ऐसे। ये आपका गाजा स्ट्रिप है, और यहाँ पर आपका क्या है? वेस्ट बैंक है। सो वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, these are the two areas where the Palestinians live. Okay, where the Palestinian lives. अरे इतनी सी पॉपुलेशन नहीं है, पैलेस्टीनियंस आर इन आई थिंक करोड्स में उनकी पॉपुलेशन, है ना? यस। वेस्ट बैंक जो है ना, वेस्ट बैंक आपका वेस्टर्न, आपके सॉरी ईस्टर्न पार्ट में है। और ये जो है गाजा जो स्ट्रिप है, वो इसराइल के, आपका जो इजिप्ट वाला बॉर्डर है, वहां पर है। ओके, करोड़ों में है। पैलेस्टीनियन का जो पॉपुलेशन है, दैट इज नॉट इन थाउजेंड्स। ओके, पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन इज इन आई थिंक करोड्स। मे बी आई थिंक मिनिमम तो 50-60 लाख तो होगा ही। ओके, ऑल राइट। सो ये जो है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पर है आपका पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी? तो जॉर्डन में बहुत सारे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी। आपको पता है जॉर्डन में एक टाइम ऐसा आया था व्हेन दे ऑलमोस्ट टुक ओवर द कंट्री। एक एक प्रोटेस्ट इन्होंने किया था, दे ऑलमोस्ट टुक ओवर द कंट्री, और उनको जो है ओपनली मारा गया था इन द स्ट्रीट्स। आई थिंक दैट इज कॉल्ड द ब्लैक सितंबर मैसेकर, समथिंग लाइक दैट, है ना? ब्लैक सितंबर कहा जाता है। सो ये क्या करता है यूएनआरडब्ल्यूए? ये जॉर्डन में, लेबनान में, सीरिया में, और दो पार्ट वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, यहां पर जो है ये ऑपरेशंस देता है। तो ये है क्या प्रॉब्लम? क्या है कि देखिए, इसराइल जो है ना, उसने कैप्चर करके रखा हुआ एरिया, है ना? और पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीन कह रहा है कि दिस इज आवर एरिया। इसमें दो प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज वन नेशन थ्योरी एंड द अदर इज अ टू नेशन थ्योरी। वन नेशन थ्योरी कहता है कि एक सिंगल कंट्री होगी विच विल बी मेड अप ऑफ इसराइलीज एंड पैलेस्टीनियंस। ओके, विद द यस, विद द कैपिटल इन टेल अवीव और समथिंग लाइक दैट, या विद द कैपिटल इन जेरूसलम। दूसरा कह रहा है टू नेशन थ्योरी, कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है इसराइल वाला, उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे। वन पार्ट विल गो टू द ज्यूज और द इसराइलीज, एंड वन पार्ट विल गो टू द पैलेस्टीनियंस हु आर द मुस्लिम्स। सो पैलेस्टीनियंस जो हैं, दे आर सेइंग कि नहीं, हम ये नहीं मानते, हमें जो है पूरा एरिया चाहिए, बिकॉज दिस इज अस, दिस इज आर एरिया। ओके, सो ये सारी चीजें जो है अभी भी चल रही है। अभी फिर क्या हुआ था? 7 सितंबर, 7 अक्टूबर को 2023 को देर वॉज एन अटैक। तो अटैक किससे था? अटैक जो था हमास से था। सो हमास इज ए मिलिट्री पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हमास क्या है? इट्स अ मिलिट्री पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि उसका अपना पैरामिलिट्री आर्म है, उस तरीके का। ठीक है, ये जो है, ये गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करती है। ये किसको कंट्रोल करती है? गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करती है। वहां से क्या किया था इन्होंने? अटैक कर दिया था इसराइल पे। ठीक है, और हमास वेस्ट बैंक जो है वो दूसरे जगह पे है, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इसराइल में वेस्ट बैंक है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय समथिंग नोन एज फतेह। ओके, या पैलेस्टीनियन, यस, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था। अब फतेह जो है, दे आर कोऑपरेटिंग विद द इसराइलीज, दे आर कोऑपरेटिंग विद द इसराइलीज, वेयरएज हमास इज टोटली एंटी इसराइल। ओके, और हमास जो है उसके अगेंस्ट वॉर चल रहा है। अभी वॉर कहां चल रहा है? गाजा में वॉर चल रहा है। वेस्ट बैंक में वॉर नहीं चल रहा है। वेस्ट बैंक इज रिलेटिवली वेरी पीसफुल। वेस्ट बैंक जो है वो पीसफुल है। गाजा में वॉर चल रहा है। गाजा इज ऑन द कोस्ट। ओके, मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है। ठीक है, तो यूएनआरडब्ल्यूए क्या कर रहा है? यूएनआरडब्ल्यूए जो 50-60 लाख पैलेस्टीनियंस हैं, not only in Palestine, Gaza and West Bank, they are in Jordan as well, they are in Lebanon as well, they are in Syria as well. तो वहां पर जो है उनको
प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको नॉट प्रोटेक्शन बट उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन हो गया, ये सारी चीजें होगी, वो देखे। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? अमान में है और गाजा सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है। और ये 1949 में बना है, और अभी क्रोनिक फंडिंग क्राइसिस चल रहा है। क्यों? बिकॉज दे हैव बीन सेड कि कुछ इसके जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, दे हैव बीन डाइवर्टिंग द फंड्स एंड सपोर्टिंग, जो जो खाना पीना आ रहा है ना, वो हमास के फाइटर्स को दे रहे थे। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन, इसीलिए फंडिंग बहुत सारे लोगों ने इनकी काट दी है। इंडिया भी इनको फंड करता है, इंडिया जो है इनको फंड करता है। सो इंडिया इज ऑल्सो अ कंसिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएनआरडब्ल्यूए। नाउ वी हैव द यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर प्रोग्राम। ये आपका, इसका एक रिपोर्ट आता है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स वॉलंटियरिज्म रिपोर्ट, और ये 1970 में बना था। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? यूएनडीपी करता है, ये याद रखिएगा। इसको एडमिनिस्टर करता है यूएनडीपी। उसके बाद यूएन ऑप्स। तो यूएन ऑप्स 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, S3I इनिशिएटिव है इसका, जो कि अब बंद हो चुका है। ओके, यस, पीस कीपिंग जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट्स के थ्रू होता है। यूएन ऑप्स जो है, इट्स द ऑपरेशनल आर्म ऑफ द यूएन, जो कि प्रोजेक्ट्स जो है यूएन सिस्टम के अंदर उसको करता है। इसका एक S3I इनिशिएटिव था, जिसको इसने क्लोज कर दिया फरवरी 2023 में। S3I वाज आस्क्ड इन 2023 प्रीलिम्स एंड इट फोकस्ड ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। ओके, ये 1973 में यूएनडीपी का पार्ट था, बट बाद में जाके ये इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गया। तो यूएन ऑप्स इज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी। इट यूज टू बी पार्ट ऑफ द यूएनडीपी, बट इट इज नाउ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटार। सो यूनिटार जो है, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसके क्या याद रखना है आपको? इसका यूनोसैट। सो यूनोसैट क्या है? इट इज द ऑपरेशनल सैटेलाइट एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो यूनोसैट से इंडिया बहुत हेल्प लेता है, अपने जो एग्रीकल्चर वाटर टेबल वगैरह का जो प्रॉब्लम्स है, उसको, उसके लिए जो है यूनोसैट हेल्प लेता है। ओके, सो यूनोसैट क्या करता है? एज पार्ट ऑफ द यूनिटार, ये सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करता है, ताकि डिजास्टर में, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपका हेल्प कर सके। ठीक है, सो दिस इज द यूनाइटेड नेशंस सैटेलाइट सेंटर। ओके, और यूनिटार का मैंडेट क्या है? डेवलप इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज ऑफ कंट्रीज थ्रू ट्रेनिंग एंड रिसर्च। और ये जो है बेसिकली आपका साइंस एंड टेक पे फोकस करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूएन रीजनल कमीशंस में, जिसमें आपके मल्टीपल कमीशंस हैं। इसमें आपका इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया एंड पैसिफिक, जिसके लिए इंडिया जिसका मेंबर है। सो इंडिया किसका मेंबर है? UNESCAP का मेंबर है। ठीक है, और इंडिया इज अ की मेंबर ऑफ द ESCAP एंड इट पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन द पॉलिसी डायलॉग्स। अब हम बात करते हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ के बारे में, दैट इज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो IAEA के दो क्वेश्चंस जो है आपको हमें देखने को मिले हैं इन द पास्ट 10 years। ओके, सो 1957 में जो है, ये आपका एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव के अंदर, एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये जो है बेसिकली वियना में है। इट रिपोर्ट्स टू बोथ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। और ये इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू बना था। एंड इट इज द वर्ल्ड सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड। और ये सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर साइंस को प्रमोट करता है। और इसके सेफ गार्ड्स है, वेरिफिकेशन सेफ गार्ड्स की कोई भी कंट्री जो है मिलिट्री यूज के लिए ना करे। ओके, मिलिट्री यूज के लिए ना करे। तो इसके की फंक्शंस क्या क्या है? ये सेफ गार्ड अग्रीमेंट्स जो है उसको करता है NPT के थ्रू, दैट इज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इज इंडिया, हैज इंडिया साइंड द NPT? The answer is no. India has not signed the NPT. So please remember this. ये हाई स्टैंडर्ड्स फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है उसको प्रोमोट करता है, और असिस्ट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, नॉट वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी।
और यहां पर जो है इसका क्या रोल है, सेंट्रल वेरिफिकेशन रोल है अंडर द एनपीटी। मतलब अगर आपने एनपीटी साइन किया है, इफ यू हैव साइंड द एनपीटी, सो आईएईए आपका वेरीफाई कर सकता है। ओके, देखिए, इट कैन सेंड इंस्पेक्टर्स, और वो जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसमें किसी भी तरीके की मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो रही है। India is a member since 1957, but we are not a signatory to the NPT. We are a non-NPT nuclear weapon state. Okay. And we have a specific IAEA safeguard agreement which covers our civilian nuclear facility, जो कि इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बाद बनी थी। ओके, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बाद हमने एक सेपरेट साइन किया था अग्रीमेंट आईएईए के साथ। अब देखिए यहां क्या होता है, दो टाइप के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। वन दैट इज यूजिंग यूरेनियम फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेस, जो कि आपका झारसुगुड़ा वगैरह से निकला है, और दूसरा जो है फॉरेन से, मान लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, कजाकिस्तान से मंगाया। सो इसमें से आईएईए कौन सा इंस्पेक्ट करेगा, डोमेस्टिक वाला या फॉरेन वाला, इंटरनेशनल वाला? ओके, जो बाहर से हमने यूरेनियम मंगाया है, हमने क्या कह के मंगाया, कजाकिस्तान को क्या बोला कि भाई हमें सिटी को पावर करना है, तो कजाकिस्तान ने हमें सिटी को पावर करने के लिए दिया। इसीलिए जो है आईएईए चेक कर सकता है कि भाई कजाकिस्तान से मंगा के ये सिटी को पावर करने के बजाय कर तो नहीं रहा। ठीक है, इंडिया ने सेल्फ इम्पोज मोरेटोरियम लगा दिया अपने ऊपर, सेल्फ इम्पोज्ड बैन लगाया है ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग सिंस 1998। 1998 के बाद हमने खुद पे बैन लगा रखा है। मतलब किसी ने हम पे बैन नहीं लगाया, हमने खुद पे बैन लगाया है कि अब हम नहीं करेंगे टेस्ट अनलेस प्रोवोक्ड। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो डब्ल्यूटीओ जो है, इट इज बेसिकली द सक्सेसर टू गैट। अब गैट क्या है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, या टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, तो ये 1948 में गैट बना था, और उसके बाद पोस्ट यूएसएसआर का जब कोलैप्स हो गया तो हमें पता चल गया कि जो कम्युनिस्ट, जो स्ट्रिक्टली कम्युनिस्ट सिस्टम है, इट डज नॉट वर्क। सो अब जो है एक नया वर्ल्ड की तरफ हमें जाना था, विच वाज ओपन, ओपन बॉर्डर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो उसके लिए हमने मराकेश अग्रीमेंट जो है उसको साइन किया था, एंड दिस वाज यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन। समझ में आ रहा है आपको, जो आपका यूरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस था। सो ये जो है 1986 से चलते हुए 1995 में फाइनली माराकेश अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ। और उसके बाद मैंडेट इसका क्या है डब्ल्यूटीओ का, इट्स द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशंस। ओके, और ये एक स्मूथ ट्रेड जो है उसको फैसिलिटेट करना चाहता है। और ये डब्ल्यूटीओ के जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, जिसमें आपका क्या होता है, गैट्स है विच कवर्स योर सर्विसेज। देन यू हैव ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, याद है ट्रिप्स और ट्रिम्स हमने क्लास में किया था ड्यूरिंग द इकोनॉमी क्लासेस। तो ट्रिप्स आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला था, याद आया? एंड ट्रिम्स क्या था आपका, एनी आइडिया? ट्रिम्स जो था, ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या था, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स है ना। सो उन सबको जो है ये करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एओए, जिसमें जो सब्सिडी होती है उसको ये क्या करता है, बॉक्सेस में रखता है, याद है? एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स है, याद आया? डब्ल्यूटीओ के बॉक्सेस होते हैं, है ना। सो डब्ल्यूटीओ में जो है एम्बर बॉक्स क्या होता है, इट रिलेट्स टू द ऐसे सब्सिडीज जो आप एग्रीकल्चर में देते हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है, जो क्या करता है, जो आपका ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। और उसके साथ और क्या क्या बॉक्सेस होते हैं एओए में, एक आपका एम्बर बॉक्स होता है, एक आपका ग्रीन बॉक्स होता है। दीज आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। मतलब ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं, नया आपको अगर कोई बनाना है ना, कोई हाइब्रिड वैरायटी बनानी है, उसके लिए R&D कर रहे हैं, ठीक है। और ब्लू क्या है, ब्लू जब आप किसी फार्मर को पैसा दे रहे हैं कि भाई तू ये मत उगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको,
सपोज कोई ऐसा क्रॉप है विच इज वेरी इन्वायरमेंटली डैमेजिंग, तो प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज विल बी इन ब्लू बॉक्स, दिस इज ऑल्सो अलाउड। एम्बर बॉक्स जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो है हमारा डी मिनिमिस लिमिट, याद है आपको? डी मिनिमिस लिमिट मतलब 5% फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज अलाउड था। अफीम याद है, हमने बात किया था कांधार में अफगानिस्तान में चरस उगा रहे थे, सो उसको रोकने के लिए, है ना, उसको रोकने के लिए। और इंडिया में, तो इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हैं, डुओपोली है, जिसमें आप पैसा दे रहे हैं मिलेट्स उगाने के लिए पंजाबी फार्मर्स को, है ना। यस। उसके साथ दोहा डेवलपमेंट एजेंडा क्या था, बिकॉज इसमें दोहा डेवलपमेंट एजेंडा दिस वाज एक्चुअली लेड बाय इंडिया। इंडिया जो है बहुत विगरसली उसने लीड किया था, ये कह के कि आप जो है डेवलप्ड कंट्रीज को समझना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और गरीब फार्मर्स रहते हैं, वी डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ कटिंग सपोर्ट फ्रॉम देम। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। एंड इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स थ्रू इट्स डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज। सो इसके डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज में इंडिया को बार बार ड्रैग किया जाता है। सबसे कंटेंचुअस इशू क्या है इंडिया का? सबसे ज्यादा कंटेंचुअस इशू हमारा एमएसपी है। सबसे ज्यादा कंटेंचुअस इश्यूज हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, ब्राजील, इस टाइप की कंट्रीज जो है हमें खींचती रहती है डब्ल्यूटीओ के अंदर। ओके, एंड इट ऑल्सो कंडक्ट्स पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ द मेंबर्स ट्रेड पॉलिसीज। की प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, सो नॉन डिस्क्रिमिनेशन में इट इंक्लूड्स मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? यू आर नॉट गिविंग एनी बडी, एनी वन कंट्री मोस्ट फेवर्ड नेशन, एवरीबडी इज योर फेवरेट। जैसे एक पेरेंट के तीन बच्चे हैं, आप उनसे पूछोगे तुम्हारा फेवरेट बच्चा कौन है, बोले तीनों मेरे लिए फेवरेट है। इट मीन्स नोबडी इज अ फेवरेट। एमएफएन स्टेटस मतलब होता है कि आप हर कंट्री को फेवरेट मानते हो और किसी भी कंट्री को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो। ओके, क्या इसमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी अलाउड है? हमने एक चीज पढ़ा था ना, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इट इज अलाउड। अगर कोई कंट्री आप पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उस पे सर्टेन लिमिट जो है अलाउड है। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी हम चाइना पे लगाते हैं। आप अगर बचपन में आपको याद होगा तो वो तीर धनुष कुकरी सेट आता था चाइना से, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 4 रुपए का, कहाँ से आता था वो? उसके एमआरपी जो लिखा रहता था, 3 रुपए लिखा रहता था, 2 रुपए लिखा रहता था। वॉज इट पॉसिबल? चाइनीज गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी ताकि फ्लड कर दे, इंडिया का टॉय इंडस्ट्री किल हो जाए। तो फिर क्या होता था, हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते थे और वही 2 रुपए की चीज जो है वो 70 रुपए की बन जाती थी। तो आप बोलते थे, यू यूज टू गो टू द टॉय स्टोर, आप बोलते थे अंकल ये तुम्हें तो 2 रुपए लिखा हुआ है, तो ही यूज टू से नहीं बेटा ये 70 रुपए का है, मुझे 60 का पड़ा है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगाते थे ताकि चाइनीज गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी, अनफेयर ड्यूटी, तो दिस इज अलाउड। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर आप कर सकते हो लेकिन अपने तरफ से नहीं लगा सकते, ठीक है। ओके, गवर्नेंस में इट हैज अ मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो हर 2 साल में मिलता है। देर इज अ जनरल काउंसिल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट और डिसीजंस आर टेकन बाय कंसेंसस। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है ऑफ बोथ गैट एंड डब्ल्यूटीओ एंड इट इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नेगोशिएशंस। और बहुत हम जो है डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को यूज करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ओपीसीडब्ल्यू के बारे में। सो दिस वाज एक्चुअली मेंशन्ड इन योर इंडिया ईयरबुक टुडे, आई वाज मेकिंग द नोट्स, सो आई वाज एबल टू सी दैट। सो 1997 में स्टैब्लिश किया गया था जब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन आया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेग में है। और इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज रिमेंबर दिस। ओपीसीडब्ल्यू इट्स नॉट अ यूएन ऑर्गेनाइजेशन बट इट मेंटेन्स क्लोज रिलेशनशिप विथ यूएन। इसका मैंडेट क्या है? इंप्लीमेंट करना केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को, CWC को, सो दैट एक केमिकल वेपन्स फ्री वर्ल्ड जो है हम क्रिएट कर सके। एंड इट वेरीफाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन स्टॉकपाइल। तो इंडिया के पास था क्या केमिकल वेपन, या है क्या इंडिया के पास? द आंसर इज नो। वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर केमिकल वेपन्स। हमने जो है अपने केमिकल वेपन्स को OPCW के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिक्लेयर करके। ठीक है, ऑल राइट।
So India is the original signatory to the Chemical Weapons Convention and ratified it in 1996, और OPCW verified हमने डिस्ट्रॉय कर लिया बिफोर दे इवन आस्क्ड अस। हमने जो है अपना वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, सो दिस वाज इनडायरेक्टली आस्क्ड इन 2023 प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1951 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये एक यूएन रिलेटेड एजेंसी जो है 2016 में बन चुका था। जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। एंड व्हाट इज इट्स मैंडेट, क्या करता है ये? ह्यूमेन एंड ऑर्डरली माइग्रेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। सो दिस इज नॉट फॉर रेफ्यूजी, ये माइग्रेशन का है। ये क्या है? माइग्रेशन के लिए है। देखिए ये रेफ्यूजी इज अ थिंग कि आपका लाइफ हार्ड है। सो इज इट अ थिंग टू मेक यू अ रेफ्यूजी? इंडिया में आप यूपीएससी दे रहे हैं, 5 बार नहीं हो रहा है, 4 बार नहीं हो रहा है, तो इज इट इनफ टू मेक यू अ रेफ्यूजी? इट इज नॉट। लेकिन अगर आपको परसिक्यूट किया जा रहा है, आपके घर पे पुलिस आ रही है, आपको मारा पीटा जा रहा है, और तब आप भाग रहे, तब आप रेफ्यूजी हैं। लेकिन ये जो माइग्रेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये एक्सेप्ट करता है कि हार्डशिप्स के वजह से भी पीपल कैन लीव देयर कंट्री। ओके, इसका की फंक्शन क्या है? ये माइग्रेशन मैनेजमेंट में हेल्प करता है, लेबर माइग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट। ओके, माइग्रेशन हेल्थ में हेल्प करता है। इमरजेंसी, जो भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको हेल्प करता है, अफेक्टेड कम्युनिटी को हेल्प करता है। उसके साथ साथ इंडिया जो है, इट इज अ मेंबर स्टेट्स इन 2008 और आईओएम के साथ वेरियस इश्यूज पे करता है। मेजर रिपोर्ट्स में वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है इसका। सो हो सकता है यहां पर यूपीएससी कंफ्यूज कर दे यूएनएचसीआर वगैरह जो है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इज बाय आईओएम, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इज बाय आईओएम। ओके, अब हम बात करते हैं सीटीबीटीओ प्रेपकॉम। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रेपरेटरी कमीशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। सो इंडिया ने क्या सीटीबीटी साइन किया है? इंडिया हैज नॉट साइन द सीटीबीटी। ओके, हम जो है वी हैव सेल्फ इम्पोज्ड अ बैन ऑन आवरसेल्व्स। हमने अपने ऊपर। ओके, ठीक है। सो एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1996 में, जब सीटीबीटी ओपन हुआ था। और इट वर्क्स टू प्रोमोट द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो बेसिकली ये न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने के लिए है। और ये जो है, इसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम है अपना, जिसमें साइस्मिक डेटा ये सब ये यूज करता है। तो आपको याद है प्योंगयांग में 4 रिक्टर स्केल का भूकंप हुआ है, तो मे बी पॉसिबल दैट नॉर्थ कोरिया हैज टेस्टेड दी। ओके, सो साइस्मिक डेटा कैन बी मिसलीडिंग। क्यों होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ईरान जो है ना, तेहरान इज ऑन द प्लेट। ओके, वो सबसाइडिंग प्लेट पे है। तो बहुत ज्यादा जो है ईरान में भूकंप आते हैं। अब क्या होता है, मान लो कि अ, अगर आपने करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि ईरान जो है वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, कि करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये पर्टिकुलर जो अर्थक्वेक आया है दिस इज बिकॉज नेचुरल और इट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर, तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। सो ये इसका एक बहुत रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। देन इंटरनेशनल डेटा सेंटर एंड ऑन साइट इंस्पेक्शन जो है ये भी करता है। Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, it bans all nuclear explosion, whether for military or peaceful purposes. And this treaty has not yet entered into force. Why? Because 44 जो है कंट्रीज का इसको ratification चाहिए, that possess nuclear technology at the time of negotiation, उन्होंने ratify नहीं किया अभी। 8 of these have yet to ratify: यूएसए, चाइना, इसराइल, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया का क्या सीन है? इंडिया हैज नाइदर साइन नॉर रैटिफाइड द सीटीबीटी। हमने रैटिफिकेशन दूर की बात, हमने साइन ही नहीं किया है। ना हमने एनपीटी साइन किया है, ना हमने सीटीबीटी साइन किया है। इस चीज को याद रखिएगा। ना एनपीटी साइन है, ना सीटीबीटी साइन। ओके, इंडिया कंसिडर्स द ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटोरी एंड एडवोकेट्स फॉर टाइम बाउंड ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। मतलब भाई हम क्यों दें अपना न्यूक्लियर आर्म्स? हम देंगे तो पाकिस्तान थोड़ी दे देगा। मान लो कि लेटस से देयर इज अ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, पाकिस्तान 5-6 छुपा लेगा, और फिर हमें, जब हम अपना दे देंगे, वी विल बी लुक लाइक फूल्स। ओके, we have a unilateral voluntary ban on nuclear testing since 1998। हमने अपने ऊपर एक बैन लगा के रखा है, किसी कंट्री ने नहीं लगाया। ठीक है, हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में।
सो इट वाज फाउंडेड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944। सो ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स होती हैं, दो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से दो ऑर्गेनाइजेशन निकला है। एक निकला है आपका वर्ल्ड बैंक और एक निकला है आपका आईएमएफ। ओके। सो हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। तो इसका दो गोल है, एक तो एक्सट्रीम पोवर्टी को एंड करना और दूसरा प्रोमोट करना शेयर्ड प्रोस्पेरिटी को। पोवर्टी एंड करके जो प्रोस्पेरिटी आ रही है वो सब में इक्वली बटे। Memberships of countries generally must first join the IMF to become members of the World Bank। पहले आपको आईएमएफ ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आप वर्ल्ड बैंक का आप मेंबर बन सकते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, बेसिकली कंसेशनल लोन्स वगैरह में हेल्प करता है, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब से रिलेटेड है, उसमें आपको हेल्प करता है। इंडिया में भी काफी सारे मेट्रोज वगैरह है ना, उसको वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, काफी सारे हॉस्पिटल्स को फंड किया है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो नेटवर्क है उसको फंड किया है, डैम्स वगैरह को फंड किया है। तो ये अगर आपको पैसा चाहिए तो यू हैव टू बी आईएमएफ के मेंबर पहले। तो अमेरिका एक तरीके से आपको आर्म ट्विस्ट कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है, आपको आर्म ट्विस्ट कर रहा है ये कह के कि पहले आईएमएफ ज्वाइन करो एंड देन यू विल बी मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके। इसमें जो है, ओके, इसमें जो है 5 एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, WBG है, इट इज नॉट वर्ल्ड बैंक ओनली, इट इज WBG, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें 5 इंस्टीट्यूशन है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड फाइनली इट इज ICSID। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है फिफ्थ वाला ICSID का मेंबर नहीं है। ICSID इज सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये क्या करता है, बेसिकली आर्बिट्रेशन करता है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। IBRD की अगर हम बात करें, अगर मैं IBRD की बात करूं, सो इट वाज द ओरिजिनल वर्ल्ड बैंक। ये सबसे पहले आया था 1944 में। दिस हैड कम इन द इनिशियल स्टेजेस इन 1944। और ये मिडिल इनकम कंट्री और पुअरर कंट्री में पुअर्टी रिड्यूस करना चाहता है बाय प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू लोन्स, गारंटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। तो लोन्स बेसिकली देता है कहां पर, ऐसी कंट्रीज में जो मिडिल इनकम है, और क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज। क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्री मतलब ऐसी कंट्री जो पुअर है लेकिन दे आर ऑन द राइट ट्रैक, मतलब साउथ सुडान नहीं है, गॉन केस नहीं है, साउथ सुडान टाइप्स नहीं है। तो वो कंट्रीज जो है आपकी यहां पर आ जाती है, जो उसको आपका IBRD हेल्प करता है। एंड इट रेजेस मोस्ट ऑफ इट्स फंड बाय सेलिंग AAA रेटेड बॉन्ड्स इन द वर्ल्ड्स फाइनेंशियल मार्केट। तो ये पैसा कहां से निकालता है, ये बॉन्ड सेल करता है और फिर कंट्रीज को देता है, और लोन बहुत कम रेट्स पे देता है, नियर मार्केट रेट्स पे देता है, बट लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड्स में। मतलब ऑल्दो आपको जैसे दूसरे बैंक से आप लोगे तो 10 साल 15 साल के लिए लेगा, लेकिन इसमें क्या रहता है, ये आपको 30-40 ईयर्स तक भी दे सकता है, 20 ईयर्स तक भी दे सकता है, और बहुत ग्रेस पीरियड्स भी देता है। अच्छा अभी नहीं दे सकते हो तो बाद में आप दे दो। तो ये IBRD का काम है। उसके बाद आता है IDA। ये बेसिकली क्या करता है, रिड्यूस करना चाहता है पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग जीरो और लो इंटरेस्ट लोन्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IBRDE एंड द IDA? IBRD जो है मार्केट रेट पे लोन्स देगा, नियर मार्केट रेट्स पे, बट विथ अ लार्जर टाइम रिटर्न पीरियड। और IDA क्या देगा आपको, जीरो या लो इंटरेस्ट लोन्स देगा। ओके। ये आपको, और ये किस कंट्रीज को, पुअरेस्ट कंट्रीज जो है उसको देता है। IBRD is for middle income countries and credit worthy poor countries, whereas IDA is for the poorest of the poor, मतलब जो गॉन केसेस कंट्रीज होती है, जैसे आपका यमन हो गया, जैसे आपका साउथ सूडान हो गया, बुरुंडी टाइप की कंट्रीज होगी उसको। ठीक है, ऑल राइट। और हाईली कंसेशनल क्रेडिट होता है, जीरो या वेरी लो इंटरेस्ट रेट, 30 से 40 साल तक आप रिटर्न, मतलब इफेक्टिवली ग्रांट हो गया है कि नहीं। इफेक्टिवली जो है, अगर 40 साल में आपको पैसा रिटर्न करना है, सो इट हैज बिकम इफेक्टिवली ए ग्रांट, टेक्निकली ए ग्रांट। बेसिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन में ये काम करता है। फिर आता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और ये क्या करता है, ये प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करता है, दिस फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट से जो है वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर को भी रोप इन करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है,
बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स को हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उनको हेल्प करता है। एडवाइजरी सर्विसेज देता है, कैसे बिजनेस चलाना चाहिए, कैसे बिजनेस को स्ट्रक्चर करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। फंड रेज में हेल्प करेगा। मीगा, व्हाट इज मीगा? मीगा मींस मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये क्या करता है बेसिकली, आपको पुअर कंट्रीज में एफडीआई कोई करेगा, जो प्राइवेट कैपिटल होता है वो कहाँ जाएगा? जहां प्रॉफिट होगा। कोई पुअर कंट्री में तो पैसा देना नहीं चाहेगा, तो ये मीगा क्या करता है, विच इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सो दिस बेसिकली व्हाट डज इट डू, कि ये गारंटी देता है कि आप इस कंट्री में अपना पैसा लगाओ, विच इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट इज पुअर और समथिंग एल्स। इस कंट्री में आप पैसा लगा सकते हो एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर, और मैं गारंटी करता हूं अगर ये पैसा डूबेगा ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज या कोई ऐसा इशू से, वॉलेटाइल इशू से पैसा डूबेगा आपका, तो मैं आपको वो पैसा वापस करूंगा। सो दिस इज गारंटी कि आप एफडीआई डालो पुअर कंट्री में, और मैं जो है आपको गारंटी करता हूं, ठीक है। सो दिस इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन। अब जैसे कोई अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर क्या हो रहा है, हर तीसरे दिन कू हो रहा है, कोई नया कर्नल जो है वो लीडर बन जा रहा है। तो उस टाइप की कंट्रीज जो है उसको एफडीआई तो मिलेगा नहीं, तो वहां के लिए मीगा है। मीगा क्या करता है, वो बोलता है कि एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, एज एन इन्वेस्टर, यू कैन पुट मनी इन दिस कंट्री। आई विल गारंटी, अगर ये पैसा डूब जाता है कोई नया कू के वजह से या कुछ ऐसे गवर्नमेंट एक्शन की वजह से, सो देन आई विल ओके गिव यू द मनी बैक। ओके, इसमें अगर मैं बात करूं, सो WB जो है वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है, इट इज यूएसए सिटीजन। अभी कौन है? अजय बांगा, मास्टर कार्ड के जो सीईओ थे, इंडियन सिटीजन थे पहले, बाद में यूएसए के नेचुरलाइज सिटीजन हो गए। ही बिकेम, और जो आईएमएफ होता है उसका जो चेयरमैन होता है, ही इज अ यूरोपियन और शी इज अ यूरोपियन, है ना। इस चीज को याद रखिएगा, ट्रेडिशनली जो है वर्ल्ड बैंक के यूएसए सिटीजन को बनाया जाता है और आईएमएफ को यूरोपियन। तो अपॉइंट दोनों को कौन करता है? दोनों के केस में अपॉइंटमेंट जो है अमेरिका ही करता है, लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता है, आईएमएफ में यूरोपियन रहता है चेयरमैन, और वर्ल्ड बैंक में यूएसए रहता है, ठीक है। और वोटिंग पावर क्या है? वेटेड वोटिंग सिस्टम से है, जो कि आपने कैपिटल सब्सक्राइब किया हुआ है, कितना पैसा आपने जो है वर्ल्ड बैंक में इन्वेस्ट किया है, उसके बेसिस पे रहता है। दिस इज नॉट लाइक यूएनजीए, वन वोट वन कंट्री वन वोट। यहां पर जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया WB में, वर्ल्ड बैंक में, उतना आपका वोटिंग का पावर रहेगा, ओके। इसके रिपोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, और फिर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट था जिसको डिसबैंड कर दिया गया था। वाई? बिकॉज ये चाइनीज से जो है पैसा ले रहे थे, ये चाइनीज से मैनिपुलेट करने के लिए पैसा ले रहे थे। अभी एक नया रिपोर्ट ये बना रहे हैं, बिजनेस रेडी रिपोर्ट, बी रेडी रिपोर्ट, ओके, टू रिप्लेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज अ PYQ, पूछा गया था यूपीएससी में, बट अब जो है इसको क्लोज कर दिया गया आफ्टर करप्शन एलिगेशंस के। ओके, दूसरा ब्रेटन वुड सिस्टर कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो आईएमएफ जो है अगेन वॉशिंगटन डीसी में है, और इसका क्या काम है? ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फिनेंशियल स्टेबिलिटी करना। ये जो है क्या आपके हॉस्पिटल्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट को फंड करेगा? नहीं, वो WB का काम है। वो जो है ना, वर्ल्ड बैंक का काम है। आईएमएफ का काम क्या है? आपके जो लिक्विडिटी क्राइसिस है, आपका फोरेक्स क्राइसिस है, आपका जो मैक्रो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसमें हेल्प करेगा। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में हेल्प नहीं करता है। दिस हेल्प्स इन फिक्सिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। अब यहां पर अगर आप देखिएगा, सो ये यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया है, ओके। इट वर्क्स वेरी क्लोजली विद द यूनाइटेड नेशंस। और ये जो है, इसका फंक्शन क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को सर्वेलांस करना, लोन्स देना, क्यों? मेंबर कंट्रीज को, टू एनी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया ने लिया है क्या आईएमएफ से लोन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए? द आंसर इज यस। इंडिया हैज टेकन अ लोन इन 1991,
और ये कंडीशनल लोन्स होते हैं, मतलब दीज कम्स विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड। आपको जो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। यू हैव टू डू व्हाट, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स। आपको अपना सब्सिडी कम करना पड़ेगा, आपको अपना इकोनॉमी ओपन करना पड़ेगा, तब जाके वो लोन आपको देते हैं। ओके, दिस इज नॉट अ ग्रांट और अ नॉन कंडीशनल लोन, दिस इज अ कंडीशनल लोन। कोटाज होते हैं यहाँ पर, बेस्ड ऑन क्या आप आईएमएफ को पैसा दे रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक में होता है उसी तरीके से आईएमएफ में हो रहा है। और ये जो है कोटास बेसिकली आईएमएफ के फाइनेंसिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा दे रहे हैं। अभी जो है थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ है इसमें, तो इंडिया का कोटा थोड़ा बढ़ा है। ओके, और देन इट हैज अ एसडीआर। सो दिस इज अ बेसिकली इंटरनेशनल रिजर्व एसेट जो आईएमएफ ने क्रिएट किया है, बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज में। इसमें क्या क्या है, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। सो विच ऑफ देम हैव बीन रिसेंटली एडेड? सबसे रिसेंटली इसमें क्या ऐड किया गया है? इन एसडीआर में पांच करेंसी है, एक दो तीन चार पांच। इसमें सबसे रिसेंटली जो है चाइनीज रेनमिनबी ऐड किया गया। ओके, मोस्ट रिसेंटली जो है चाइनीज रेनमिनबी, इट्स अ पीवाईक्यू एज वेल। और ये एसडीआर जो है, दिस कैन बी यूज्ड बाय कंट्रीज एज ए फोरेक्स। ओके, ये जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है या फॉरेन रिजर्व में यूज किया जा सकता है। ठीक है, मेजर रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, सो यू हैव द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ का, दिस इज अ पीवाईक्यू अगेन। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर। ठीक है, दीज ऑल थ्री आर देयर। और गवर्नेंस में वी हैव अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विच इज द हाईएस्ट बॉडी। और इसमें जो वेटेड वोटिंग सिस्टम होता है, एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर इज ट्रेडिशनली अ यूरोपियन। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, और इसने जो है 1991 में ये आईएमएफ का लोन लिया था, और उसी के कंडीशन में हमने ओपन किया था। अच्छा, एक और चीज है, ये जो आईएमएफ है इसमें रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी सुना है आपने? सो दिस वाज ए क्वेश्चन इन 2022। रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी वाज ए क्वेश्चन इन 2022। ओके, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। यहां पर हम इसको स्टॉप कर सकते हैं।